हेलो नमस्कार, मेरा नाम समृद्धि मिश्रा है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे प्लेटफॉर्म लीगल सरोमा पे। आज की क्लास में हम लोग छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट 1915 को कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 40 तक। साथ ही हम लोगों ने डिस्कस किया था 7th शेड्यूल के एंट्री नंबर 84 को और एंट्री नंबर 51 को। 51 हमने स्टेट लिस्ट के रिस्पेक्ट में डिस्कस किया था और 84 हमने यूनियन लिस्ट के रिस्पेक्ट में डिस्कस किया था। आई होप आपने वो प्रीवियस लेक्चर देख लिया होगा। अगर नहीं देखा होगा तो प्लीज़ देखिएगा, ताकि सेक्शन नंबर 1 से लेकर 69 तक के सारे प्रोविजंस जो आपका एक्साइज एक्ट बताता है वो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स सिक्योर करने के चांसेस और बढ़ जाएं। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप लोग मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी करें और प्लेलिस्ट को विजिट करें। वहाँ पे आपको मिल रहा है छत्तीसगढ़ से रिलेटेड सारे लोकल और माइनर लॉस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और बहुत ही अच्छे से कम समय में डिटेल एक्सप्लेनेशंस के साथ। इस क्लास को आगे शुरू करने से पहले हम लोग एक बार थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट कौन से नंबर का एक्ट है। तो ये एक्ट नंबर 2 था 1915 का। इसको एसेंट किसकी मिलती है? तो इसको एसेंट मिली थी गवर्नर जनरल की। कब एसेंट मिली थी? तो इसको एसेंट मिली थी 10 अप्रैल 1915 को। ठीक है। ये इन्फोर्समेंट में कब आया? तो ये इन्फोर्समेंट में आता है 1 जनवरी 1959 को। ठीक है। इसमें टोटल कितने सेक्शंस हैं? तो 69 सेक्शंस हैं। इसमें कुल 9 चैप्टर्स थे और साथ ही साथ इसमें आपके 2 शेड्यूल्स दिए हुए हैं। अभी तक हम लोगों ने सेक्शन नंबर 40 तक डिस्कस किया था। सेक्शन 40 क्या बात करता था? सेक्शन 40 बात करता था कि अगर किसी केमिस्ट शॉप में आप बैठ के क्या कर रहे हैं, किसी इंटॉक्सिकेंट का कंजप्शन कर रहे हैं, उस शॉप के किसी व्यक्ति ने या उस शॉप का जो मालिक है, मतलब व्यक्ति का मतलब यहाँ पे उस शॉप में किसी को एम्प्लॉय कर रखा है उसके मालिक ने, तो उस एम्प्लॉयड व्यक्ति ने किसी को बुलाया है कि आप आके यहाँ पे इंटॉक्सिकेंट कंज्यूम कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में सज़ा कितनी सुनाई गई थी? 500 रुपये तक की सज़ा। और साथ ही साथ क्या था? 4,000 रुपये तक का फाइन। मतलब ये 500 से लेके 4,000 तक का फाइन था। और ये उसको भी लगाया जाएगा जो आके वहाँ पे कंजप्शन कर रहा है इंटॉक्सिकेंट का। मतलब मेरी कोई केमिस्ट शॉप है, वहाँ पे मैं बोलती हूँ कि आप आके इंटॉक्सिकेंट को कंज्यूम कर लीजिए। ठीक है। फिर उसके लिए मैंने मान लो उसको एज अ कॉमन ड्रिंकिंग हाउस मैंने शो करने की कोशिश की। तो ऐसे में क्या होगा कि ये हमारे एक्ट के प्रोविज़न को कंट्रावीन कर रहा है, तो आपके ऊपर जुर्माना लगेगा 500 से लेके 4,000 रुपये तक का। और जो व्यक्ति आके कंज्यूम कर रहा है उसके ऊपर भी जुर्माना लगेगा। कितना? 500 रुपीज़ तक का। और साथ ही साथ इम्प्रिजमेंट भी होगा 1 साल तक का। ठीक है। सेक्शन नंबर 40 तो ये बात करता है। अब एंट्री नंबर 84 और एंट्री नंबर 51 लिस्ट नंबर 2 का जो था एंट्री नंबर 51, ये स्टेट को एक्सक्लूसिव पावर देता है कि आपको मैं एक्सक्लूसिव पावर दे रहा हूँ, भरपूर पावर दे रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल का जो लिस्ट नंबर 2 है, जिसे हम स्टेट लिस्ट कहते हैं, उसकी जब एंट्री नंबर 51 पढ़ेंगे तो वो स्टेट को भरपूर पावर देता है कि आप क्या कर सकते हैं, आप टैक्सेस को लेवी कर सकते हैं। किन किन चीज़ों पे? अल्कोहलिक इंटॉक्सिकेंट, जो भी इंटॉक्सिकेंट हो गया आपके अल्कोहल कंजप्शन के लिए, अल्कोहल का जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए हो, या ओपियम हो, नारकोटिक्स ड्रग्स हो, हेम्प का प्लान हो, नारकोटिक्स हो, तो इन सब चीज़ों को ह्यूमन कंजप्शन के लिए अगर आपके स्टेट में इसको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, इसका प्रोडक्शन और सेल भी हो रहा है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स पे आप क्या कर सकते हैं? टैक्सेस लेवी कर सकते हैं। और एंट्री नंबर 84 लिस्ट नंबर 1 की क्या कहती है कि देखो, यूनियन गवर्नमेंट के पास भी एक्सक्लूसिव पावर है कि वो क्या कर सकते हैं? टैक्सेस को लेवी कर सकते हैं उन प्रोडक्ट्स पे जो कि उन प्रोडक्ट्स पे, उन गुड्स या कमोडिटीज़ पे जो कि मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। कहाँ पे? आपकी कंट्री के अंदर ही उनका प्रोडक्शन भी हो रहा है और उनको सेल भी वहीं किया जा रहा है। तो आप ऐसे प्रोडक्ट्स पे क्या कर सकते हैं? टैक्सेस ले सकते हैं। कौन ले सकता है? यूनियन गवर्नमेंट। वो प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? तो वो सारे प्रोडक्ट्स जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए यूज़ नहीं होते हैं। याद रखिएगा, ह्यूमन कंजप्शन के लिए जो प्रोडक्ट यूज होते हैं उनके लिए स्टेट लिस्ट में पावर दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट को। लेकिन जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए यूज़ नहीं होते उनके लिए यूनियन गवर्नमेंट को पावर दिया गया है। तो वो प्रोडक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए नहीं है? तो आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। साथ ही साथ टोबैको प्रोडक्ट्स या कोई भी मेडिसिनल या टॉयलेट प्रिपरेटरीज के जो सामान होते हैं वो सब क्या हैं? वो यूनियन लिस्ट में फॉल करते हैं और यूनियन गवर्नमेंट उस पर क्या करेगी? टैक्सेस को लेवी करेगी। आई होप बेसिक इंट्रोडक्शन क्लियर है। इसमें कुल चैप्टर नंबर 9 है, हम लोग चैप्टर नंबर 7 पे पहुंचे थे। क्लास को आगे बढ़ाएंगे। सेक्शन नंबर 40 तो समझ में आ गया, केमिस्ट शॉप के रिगार्डिंग था। अब बोलते हैं
कि अगर कोई पर्सन, ठीक है, वो किसी भी एक्साइज ऑफिसर को या किसी भी ऐसे पर्सन को अपने पावर को एक्सरसाइज करने से ऑब्स्ट्रक्ट करता है। मान लीजिए मैं एक्साइज ऑफिसर हूँ, या मान लीजिए मैं कोई ऐसा पर्सन हूँ जिसको ये एक्ट पावर देता है, और मैं अपनी ड्यूटीज को एक्सरसाइज करने के लिए, अपने पावर्स को एक्सरसाइज करने के लिए आपके यहाँ आती हूँ, और आप क्या करते हैं, मुझे असॉल्ट कर रहे हैं, मुझे ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं। या कोई भी इन्फॉर्मेंट जिसने एक्साइज ऑफिसर को, कमिश्नर या कलेक्टर को क्या किया है, कोई इन्फॉर्मेशन दिया है, तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति को जो कि असॉल्ट कमिट करता है या ऑब्स्ट्रक्शंस कॉज करता है, ऐसे व्यक्ति को क्या किया जाएगा, ऐसे व्यक्ति को पनिश किया जाएगा। 2 साल तक की इम्प्रिजमेंट हो सकती है, और फाइन जो है 2,000 रुपए तक की लग सकती है। तो अगर आप किसी भी एक्साइज ऑफिसर को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, असॉल्ट कर रहे हैं, या उनको जो भी इन्फॉर्म किया है, मान लीजिए मिस्टर ए इन्फॉर्मेंट है, उन्होंने इन्फॉर्म किया है, तो आप क्या कर रहे हैं, इनको असॉल्ट कर रहे हो या ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, तो ऐसे केस में आपके ऊपर दंड लगेगा कितना, 2,000 रुपए तक का जुर्माना और 2 साल तक की सजा। 41 क्या बोलता है, कहता है देखो, मैन्युफैक्चर हो रहा है, सेल हो रहा है, पोजेशन हो रहा है ऑन पर्सन, वन पर्सन कर रहा है ऑन अकाउंट ऑफ अदर। इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ये मिस्टर ए है, ठीक है, और ये मिस्टर बी है, ठीक है। तो मिस्टर ए क्या कर रहे हैं, मिस्टर ए कर रहे हैं इंटॉक्सिकेशन का मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर ऑफ इंटॉक्सिकेंट, ठीक है। इंटॉक्सिकेंट को मैन्युफैक्चर कौन कर रहा है, मिस्टर ए कर रहे हैं ऑन द बिहाफ ऑफ मिस्टर बी। मतलब लाइसेंस बी के पास है, लेकिन बी के अकाउंट पे या बी के बिहाफ पे काम कौन कर रहा है, मिस्टर ए काम कर रहे हैं। तो कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति इंटॉक्सिकेंट को इलीगल तरीके से मैन्युफैक्चर करता है ऑन बिहाफ ऑफ सम अदर पर्सन, तो दोनों की लाइबिलिटी इम्पोज होगी, दोनों पनिशमेंट के लिए लाइबल होंगे। तो ये सेक्शन बस यही कहता है, अगर आप इसको पढ़ते हैं, कहते हैं वेयर एनी इंटॉक्सिकेंट has been manufactured, sold or is possessed by any person on account of any other person, B के अकाउंट पे हो रहा है, ठीक है, and such other person knows or has reason to believe that such manufacture or sale was or that such possession is or his ऑन हिज अकाउंट। और इसको पता है, मिस्टर बी को पता है कि जो भी पोजेशन, सेल, सब कुछ हो रहा है इलीगल तरीके से, वो इसके अकाउंट पे हो रहा है। तो कहते हैं बी डीम टू हैव बीन मैन्युफैक्चर, तो हम मानेंगे कि इस व्यक्ति के द्वारा ही वो मैन्युफैक्चर या सेल या पोजेस किया जा रहा है। तो कहते हैं जो भी काम, जो भी हरकत आपने सब सेक्शन 1 में किया है, सेक्शन नंबर 41 के, उसके लिए दोनों की लाइबिलिटी होगी। तो कहते हैं नथिंग इन सबसेक्शन 1 shall absolve any person who manufactures, sale or has possessed any intoxicant on an account। ये कह के आप नहीं बच सकते हो कि मैं तो उनके लिए काम कर रहा था। नहीं नहीं, दोनों की लाइबिलिटी फिक्स की जाएगी, दोनों को पनिशमेंट मिलेगा, दोनों ही जिम्मेदार होंगे। फिर बोलते हैं अबेटमेंट के बारे में। कहते हैं कि देखो, अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो कोई ऑफेंस को कमिट करने का, या आप जो है आपने एबेट किया है कि जाके ये ऑफेंस कमिट करो, किसी को भड़का दिया है, तो दोनों केस में आपको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। 40, 40A, 41 और 42। 43 की तरफ पढ़ते हैं। 43 क्या कहता है, 43 कहता है कि देखो, अगर किसी व्यक्ति ने कोई ऑफेंस कमिट किया है, कहाँ पे, सेक्शन नंबर 34 में, सेक्शन नंबर 35 में, या सेक्शन नंबर 36 में। 34 क्या बात करता है, अगर आप रिकॉल कर पा रहे हैं कल की क्लास को, तो 34 बात करता है कि आप इलीगल तरीके से मैन्युफैक्चर कर रहे हो क्या, इंटॉक्सिकेंट को। 35 क्या कहता है कि आपने क्या किया है, अल्टरेशन किया है, कोई डीनेचर्ड स्पिरिट को इंटॉक्सिकेंट में मिलाया है इस उद्देश्य से कि उसको कोई ह्यूमन कंज्यूम करेगा। 36 कहता है कि आपके पास क्या है, इलीगल पोजेशन है इंटॉक्सिकेंट का। तो अगर आपने कोई भी ऑफेंस इन तीनों सेक्शन में किया है, तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि आपने जो है ऑफेंस कमिट किया है, अनटिल एंड अनलेस आप उसको प्रूव नहीं करते हैं। तो सेक्शन बहुत क्लियरली कहता है कि इन प्रोसिक्यूशंस अंडर सेक्शन 34, 35, 36 इट शैल बी प्रिज्यूम्ड अनटिल इट इज प्रूव्ड। अनटिल मतलब जब तक आपने प्रूव नहीं कर दिया। अगर आप प्रूव कर देंगे तब तो बात ठीक है, अगर आप ये कह देते नहीं नहीं मैंने तो कोई ऑफेंस इसके अंदर कमिट ही नहीं किया, तब तो बात अलग है। अगर आप प्रूफ नहीं करते हैं तो कहा जा रहा है कि इट शैल बी प्रिज्यूम्ड दैट द एक्यूज्ड हैज कमिटेड एन ऑफेंस पनिशबल अंडर द सेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इंटॉक्सिकेंट। हम मानेंगे कि आपने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जो कि कैसा है, इंटॉक्सिकेंट से रिलेटेड है, या इंटॉक्सिकेंट को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो भी यूटेंसिल्स हैं, एपरेटिस हैं, इम्प्लीमेंट्स हैं, वो सब कुछ आपके पास है, या कोई भी मटेरियल्स विच हैव अंडरगॉन एनी प्रोसेस टुवर्ड्स द मैन्युफैक्चर। तो कहते हैं कोई भी ऐसा मटेरियल है जिसको मतलब जिसके थ्रू प्रोसेस हो रहा है मैन्युफैक्चर का, वो सब आपके पास है। तो कहते हैं कि हम मान के चलेंगे कि आपने ऑफेंस कमिट किया है जब तक आप उसको खुद प्रूव ना कर दें।
एम आई क्लियर यहाँ तक? तो 40A क्या बात करता है? 40 केमिस्ट शॉप की बात करता था। 40A बोलता है कि असॉल्ट के लिए अगर आप किसी को ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हो, मैन्युफैक्चर किसी और के अकाउंट पे कर रहे हैं। 41 42 कहता है अबेटमेंट के बारे में। 43 कहता है प्रिजम्पशन के बारे में कि हम मानेंगे कि इन केसेस में अगर आपने ऑफेंस कमिट किया तो अगर आप प्रूव नहीं करते हैं अपने आप को कि अगर आप प्रूव कर दो कि मैं गिल्टी नहीं हूँ तब तो बात ही खत्म, लेकिन अगर आप प्रूव नहीं करते तो हम मान के चलेंगे कि ऑफेंस आपने कमिट किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 44 में क्रिमिनल लाइबिलिटी फॉर एक्ट्स ऑफ सर्वेंट। तो कहते हैं देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि सेक्शन 34 किसकी बात कर रहा है? इलीगल मैन्युफैक्चर हो रहा है किसी भी इंटॉक्सिकेंट का, उसमें बहुत सारे क्लॉजेस हैं। तो कहते हैं सेक्शन नंबर 34 में कोई ऑफेंस कमिट हुआ, 35 में हुआ। 35 किसकी बात कर रहा है? आपने अल्टरेशंस किया है, डीनेचर्ड स्पिरिट को मिलाने की कोशिश किया है इस इंटेंशन से कि इसको ह्यूमन कंज्यूम करे। 35 हो गया। 36 इलीगल पोजेशन की बात कर रहा है। 36A शायद बात करता है कि आपने किसी प्लेस पे कॉमन ड्रिंकिंग हाउस खोला है इन कंट्रावेंशन ऑफ दिस एक्ट। आई होप यही है 36A। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है? गलत पढ़ने से अच्छा है कि एक बार चेक कर लिया जाए। हाँ जी, यही है। पेनाल्टी फॉर ओपनिंग, कीपिंग और यूजिंग एनी प्लेस एज अ कॉमन ड्रिंकिंग हाउस। 36A हो गया। 38 और 38A क्या बात करता है? तो 38 बात करता है आपका कोई अनलॉफुल एक्ट के लिए जो भी पेनाल्टीज होंगी उनके बारे में 38 बात करता है। 38A बात करता है वही जैसा 36A कहता है ना, सॉरी 35 कहता है मिक्स करने का, वैसे ही 38A बोलता है कि आपने क्या किया है, जो मैन्युफैक्चरर है, जो वेंडर है, वो कोई कलर मिलाने की कोशिश कर रहा है इंटॉक्सिकेंट में या कोई नॉक्शियस ड्रग मिलाने की कोशिश कर रहा है तो 38A हो गया। 39 बोलते हैं कि अगर लाइसेंसी ने कोई मिसकंडक्ट किया है तो उसके लिए क्या पेनाल्टी लगेगी। तो कहते हैं अगर कोई ऑफेंस कमिट हो रहा है कहाँ, 34 35 36 36A 38A में और 39 में, तो कहते हैं अगर कोई किसने वो ऑफेंस किया है, मान लीजिए ये मिस्टर ए हैं, इन्होंने 3 लोगों को एम्प्लॉय कर रखा है। कौन है? ए, बी और सी, इन तीनों के को एम्प्लॉय कर रखा है। इन तीनों में से या तो ये तीनों या तीनों में से कोई एक अगर ऑफेंस कमिट करता है अंडर सेक्शन 34 5 6 7, सॉरी 7 नहीं है, 36A 38 38A 39, अगर इसमें कोई भी व्यक्ति जो कि एम्प्लॉयड है वो क्या कर रहे हैं, मिस्टर ए कौन है? मिस्टर ए के पास लाइसेंस है। वो लाइसेंस कैसा है, उसको आप कैंसिल भी कर सकते हो। तो कहते हैं इनके पास कोई लाइसेंस है, ये होल्डर होंगे उस लाइसेंस के। इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने 3 लोगों को एम्प्लॉय कर रखा है। इन एम्प्लॉयड व्यक्तियों ने कोई ऑफेंस कमिट कर दिया है तो कहते हैं कि इनके साथ साथ आप भी लाइबल होंगे। तो कहते हैं कि देखो, when any offense is committed by any person in the employee and acting on behalf of the holder of the license holder के behalf पे ये लोग काम कर रहे हैं, परमिट या तो उनके पास परमिट है या तो पास है या तो लाइसेंस है, तो कहते हैं जो इस एक्ट के अंदर ग्रांट हुआ है तो सच होल्डर शैल ऑल्सो बी पनिश्ड एज इफ ही हैड हिमसेल्फ कमिटेड द एक्ट। तो कहते हैं होल्डर को भी पनिश किया जाएगा जैसे उसने खुद ने वो एक्ट किया है, अनलेस अगर होल्डर ये इस्टेब्लिश कर दे कि मैंने पूरी कोशिश की थी कि जो ये ऑफेंस है इसको प्रिवेंट किया जाए लेकिन उसके बावजूद ABC ने ये ऑफेंस कमिट किया, तो अनलेस होल्डर ये इस्टेब्लिश कर दे कि सारे रीजनेबल प्रिकॉशंस उसने एक्सरसाइज किया था ताकि जो ऑफेंस है उसके प्रिवेंशन को, उसके कमीशन को प्रिवेंट किया जा सके, तब तो होल्डर बच सकता है, अदरवाइज वो नहीं बचेगा। फिर कहते हैं कि नो पर्सन अदर देन एक्चुअल ऑफेंडर शैल बी पनिश। तो कहते हैं कि देखो एक्चुअल ऑफेंडर को छोड़ दो, उसके अलावा किसी भी व्यक्ति को हम इम्प्रिजमेंट के तौर पे पनिश नहीं करेंगे, रादर हम क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर कुछ फाइन इम्पोज कर सकते हैं। इसमें एक प्रोवाइजो शायद मैं मेंशन करना भूल गई हूँ, उसमें ये बात कहते हैं कि मान लो कोई गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड या कंट्रोल्ड कॉरपोरेशन है या कोई भी ऐसा कॉरपोरेशन जिसके बारे में हमने पिछले सेक्शंस में बात भी किया था, तो कहते हैं अगर कोई कॉरपोरेशन है या कोई भी शॉप है जिसको कंट्रोल या ओन गवर्नमेंट कर रहा है, जहाँ पे मालिक गवर्नमेंट है, तो वहाँ पे अगर एम्प्लॉयज़ ने कोई हरकत किया है तो गवर्नमेंट विल नॉट बी लाइबल, गवर्नमेंट के ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं होगी। लेकिन वही मास्टर सर्वेंट के रिलेशन में देखें तो अगर मास्टर जो है होल्डर है लाइसेंसी का, उसको लाइसेंस मिला हुआ है और उसने उसके बिहाफ पे किसी ने कुछ काम कर दिया, उसने एम्प्लॉय कर रखा है 3-4 लोगों को, उस एम्प्लॉयज़ ने कुछ काम किया तो मास्टर को लाइबल कर देंगे। लेकिन गवर्नमेंट के केस में अलग है। गवर्नमेंट के केस में इसको मैं पढ़ के आपको दिखाती हूँ। 44 सेक्शन क्या बोलता है, कहते हैं कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट
In case of license managed by the state government or corporation owned and controlled by the state government, employees appointed by agency authorized by them in due course shall be responsible for illegal act. गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, लेकिन जो एम्प्लॉयज को अपॉइंट किया गया है वो लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। तो क्रिमिनल लाइबिलिटी ऑफ लाइसेंसी ऑफ फॉर एक्ट ऑफ सर्वेंट, तो जिनके पास लाइसेंस है उनकी भी अगर उन्होंने किसी को एम्प्लॉय कर रखा है अपने बिहाफ पे काम करने के लिए कि भैया आप 3-4 मेरे एम्प्लॉयड हो, मेरे कर्मचारी हो, अगर आपने कोई हरकत की तो उसकी वजह से होल्डर पकड़ा जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट के केस में ऐसा नहीं होगा। आई होप 44 समझ में आ गया होगा। 45 बोलते हैं इनहैंस पनिशमेंट के बारे में। तो देखो इसमें सिंपल बात कही गई है। 34, 35, 36, 36A, 36B, 36C। 34 क्या था? मैन्युफैक्चर ऑफ इलीगल तरीके से आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। 35 में क्या बोल रहे हैं कि आपने अल्टरेशन करा है। 36 क्या बोलता है कि इलीगल इंटॉक्सिकेंट का पोजीशन है आपके पास, इलीगल तौर पे आपने पोजेस कर रखा है। 36A क्या है? कॉमन ड्रिंकिंग हाउस आपने खोल रखा है एक तरीके से, जो कि इस एक्ट के प्रोविजन को कंट्रावीन कर रहा है। 36 भी बोलता है अगर आप वहाँ पे ड्रिंक करते हुए पाए गए तब की बात करता है। और 36C क्या कहता है? 36C कहता है, सॉरी भूल जाता है मुझे भी, हाँ 36C कहता है कि पेनाल्टी फॉर परमिटिंग अ प्लेस टू बी यूज फॉर द कमीशन ऑफ बाई अदर पर्सन और एनी ऑफेंस पनिशेबल। तो कहते हैं कि अगर आपने अपनी प्लेस को यूज़ करने के लिए दे दिया कि ठीक है तुम यहाँ पे जाके ये सारे काम कर सकते हो, जो कि एक तरीके से ऑफेंस है 34, 35, 36 में, अगर आप उन सब काम को अपने ओन लैंड पे अलाउ कर देते हो, आप उस लैंड के ओनर हो, तो वहाँ 36C में आपको पनिश किया जाएगा। और अभी 40 हमने पढ़ा था केमिस्ट वाला। तो कहते हैं कि अगर कोई ऑफेंस प्रीवियसली आपने कमिट किया था और उसके लिए आपको कन्विक्शन हो गया, लेकिन फिर से आपने दोबारा उसको रिपीट कर दिया है, तो ऐसे केस में क्या होगा? आपको जो है इनहैंस्ड पनिशमेंट मिलेगा, मतलब ट्वाइस दो गुनी पनिशमेंट इस बार आपको दी जाएगी। और आपका जो है ट्रायल किसके हिसाब से होगा? समरी ट्रायल होगा चैप्टर नंबर 21 CRPC के हिसाब से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 46 क्या कहता है? लाइबिलिटी ऑफ सर्टेन थिंग्स टू कॉन्फिस्केशन। तो कहते हैं कि देखो ये सेक्शन भी बहुत अच्छा है। सेक्शन नंबर 46 कहते हैं कि देखो अगर कोई ऑफेंस कमिट हुआ है जो कि इस एक्ट में पनिशेबल है, तो जो इंटॉक्सिकेंट हैं, ठीक है, उन्होंने जो भी मटीरियल्स यूज़ किए हैं, अपरेटस यूज़ किए हैं, बाय मीन्स ऑफ विच ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड, जिसके माध्यम से ऑफेंस कमिट हुआ है, या बोलते हैं जो भी पैकेजिंग या कवरिंग है उस इंटॉक्सिकेंट मटीरियल पे, या जो भी बर्तन वर्तन यूज़ किया गया है, अगर वो फाउंड हो रहा है, अगर वो मिलता है, द अदर कंटेंट्स इफ़ एनी, और भी कोई चीज़ है जो मिलती है, तो कहते हैं कि उन सारी चीज़ को आप कॉन्फिस्केट कर लोगे। देखो इसको समझने का तरीका और अच्छे से बताते हैं कि मान लीजिए कोई ऑफेंस कमिट हो रहा है, ठीक है, इस एक्ट के को कॉन्ट्रवीन करते हुए आप कोई ऑफेंस कमिट करते हैं, ठीक है, शराब बनाने का ही दे देते हैं कि आप इंटॉक्सिकेंट बना रहे हो, तो शराब बनाने के लिए आपके पास क्या होगा? सारे इक्विपमेंट्स होने चाहिए, ठीक है, और तो कह रहे हैं कि सारे अपरेटस, सारे टूल्स होने चाहिए आपके पास शराब बनाने के लिए। तो अगर आप इलीगल तरीके से इंटॉक्सिकेंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं इस एक्ट के हिसाब से, वो पनिशेबल है। तो कहते हैं कि जितना भी आपके पास टूल्स होगा, जितने भी इक्विपमेंट्स होंगे, उन सारे इक्विपमेंट्स को क्या किया जाएगा? कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा। फिर कहते हैं कि मान लीजिए जो भी आपने शराब बनाने के लिए पैकेजिंग करी, तो वो पैकेजिंग जिन जिन चीज़ों में की गई है वो पैकेज्ड आइटम को भी कॉन्फिस्केट करेंगे। फिर कहते हैं मान लो शराब तो तुमने बनाया, अब उसका ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए तुमने कोई व्हीकल लिया है, कोई एनिमल के ऊपर लाद वाद के लेकर जा रहे हो, क्योंकि 1915 का एक्ट है ना, पुराना एक्ट है, तो कहते हैं कि किसी कार्ट के माध्यम से या किसी वेसल्स के माध्यम से या आप किसी भी व्हीकल के माध्यम से आप उसको क्या करो? ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश करो, तो उस व्हीकल को भी जब्त कर लिया जाएगा, उसको भी कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा। समझ में आ रही बात? ये सबसेक्शन 1 कहता है। सबसेक्शन 2 ये बोलता है कि देखिए आप क्या कर रहे हैं, आप लीगल तरीके से बने गए इंटॉक्सिकेंट को सप्लाई कर रहे हैं या उसको ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहे हैं या उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो लीगल इंटॉक्सिकेंट है, इसी के साथ अलोंग विथ लीगल इंटॉक्सिकेंट आप इलीगल इंटॉक्सिकेंट को भी सप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें देखिए इसकी पहली लाइन पढ़िए, लिखा हुआ है एनी इंटॉक्सिकेंट लॉफुली इंपोर्टेड, ट्रांसपोर्टेड, मैन्युफैक्चर्ड, हेल्ड इन पोजीशन और सोल्ड। ठीक है, ये किसकी बात कर रहा है? ये लीगल इंटॉक्सिकेंट्स की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ वर्ड क्या यूज़ है? लॉफुल यूज़ हुआ है।
along with, ठीक है, किसके साथ, in addition to any on intoxicant, कोई भी intoxicant which is liable to be confiscated under section 46 का subsection 1। समझ में आई बात? कह रहे हैं कि लीगल इंटॉक्सिकेंट के साथ जो लॉफुली आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो उसके साथ उसके एडिशन में आपने किसी ऐसे इंटॉक्सिकेंट को भी रख रखा है जिसको कॉन्फिस्केट कर सकते हैं अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 46। तो कहते हैं भैया लीगल के साथ इलीगल भी, फिर उसके जितने भी टूल्स एंड इक्विपमेंट्स हैं, जो भी गाड़ी पे आप उसको ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हो वो सब, जो भी अपरेटस आपने यूज़ किया उसके मैन्युफैक्चर में, सब का सब क्या होगा, कॉन्फिस्केट हो जाएगा। समझ आई बात 46 का? अब आप प्रोविज़न को एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर बोलते हैं ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन, इसमें इतना ही था सेक्शन। हाँ जी, हाँ ठीक है, इसमें 2 ही क्लॉज थे 46 में। अब 47 बात करता है कि ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन कौन कर सकता है। तो कहते हैं देखो, अगर कोई भी केस मजिस्ट्रेट ट्राई कर रहा है तो वो डिसाइड कर सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें कॉन्फिस्केट होनी चाहिए, तो वो ऑर्डर दे सकते हैं कि भैया इन इन चीज़ों को भी कॉन्फिस्केट कर लीजिए, ठीक है। फिर बोलते हैं कि अगर मान लीजिए सेक्शन 47A अभी हम पढ़ेंगे, उसका सब सेक्शन 3A ये कहता है कि आपने अगर कोई चीज़ एक बार उसी सेक्शन को पहले पढ़ लेते हैं। 47A का थर्ड ये कहता है कि कलेक्टर जो है नो ऑर्डर शैल बी मेड अनलेस द कलेक्टर, कोई भी ऑर्डर नहीं होगा अनलेस कलेक्टर क्या करता है, इन्फॉर्मेशन देता है। मतलब कलेक्टर की ड्यूटी क्या है कि कोई भी ऑर्डर देने से पहले उसे कोर्ट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो 47 बोलता है उसका प्रोवाइजो कि अगर कोर्ट को कलेक्टर ने इन्फॉर्म कर दिया है रिगार्डिंग एनी कॉन्फिस्केशन तो उसमें मजिस्ट्रेट ऑर्डर नहीं देगा। मान लीजिए ये कलेक्टर साहब हैं, इन्होंने बोल दिया कि ये प्रॉपर्टी को आप कॉन्फिस्केट कर लीजिए, और इन्होंने बता भी दिया मजिस्ट्रेट को कि देखिए साहब हमने क्या किया, हमने एक ऑर्डर दिया था कॉन्फिस्केशन के लिए, और इसका इंटीमेशन इन्होंने मजिस्ट्रेट को कर दिया। किसने किया, कलेक्टर ने किया। तो ऐसे केस में मजिस्ट्रेट को हम बार करते हैं। मजिस्ट्रेट क्या करेगा, मजिस्ट्रेट कोई ऑर्डर नहीं देगा। तो मजिस्ट्रेट शैल नॉट पास एनी ऑर्डर इन दिस रिगार्ड, ठीक है। फिर सबसेक्शन 2 कहता है कि व्हेन एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैज बीन कमिटेड बट द ऑफेंडर इज नॉट नोन, अगर आपको पता ही नहीं कि किसने ऑफेंस कमिट किया या जो भी किया है वो मिसिंग है, तो ऐसे केस में उस केस की इंक्वायरी कौन करेगा, कलेक्टर साहब करेंगे। समझ में आ रही बात? प्रोवाइजो में बोलते हैं कि आपको कोई भी ऑर्डर नहीं देना। मान लीजिए आपने किसी की प्रॉपर्टी को सीज किया, कॉन्फिस्केट किया, कब, 1 अप्रैल था, 1 अप्रैल को। तो 1 मई तक आप कोई ऑर्डर नहीं देंगे। जो भी ऑर्डर देंगे वो आप महीने के एक्सपायर होने के बाद, मतलब 1 मंथ के एक्सपायरेशन के बाद देंगे, पहला कंडीशन। दूसरा कहते हैं कि बिना दूसरी पार्टी को सुने, विदाउट हियरिंग एनी पर्सन हु मे क्लेम एनी राइट देयर टू, बिना सुनवाई किए भी आप कोई भी ऑर्डर नहीं देंगे। उसको भी तो मौका मिलना चाहिए ना कि वो अपने क्लेम्स को, जो भी एविडेंसेस लेकर आया अपने क्लेम के सपोर्ट में, उसको प्रोड्यूस करे आपके सामने, तो उसको सुन लो और 1 महीने के बाद कोई ऑर्डर आप दे सकते हो। प्रोवाइजो ये बोलता है। फिर कहते हैं अगर कोई ऐसा सामान है जिसका स्पीडी या नेचुरल डिके हो जाएगा, मतलब वो बहुत जल्दी खराब हो सकता है, तो ऐसे केस में कलेक्टर कहेगा कि भैया इसको बेच दो फॉर द बेनिफिट ऑफ द ओनर। मतलब अगर ये खराब हो गया तो ओनर को ही तो नुकसान होगा, और कलेक्टर बोलेगा कि इसको आप किसी भी समय सेल कर सकते हैं। 47 समझ में आया? आगे बढ़ते हैं 47A की तरफ। कहते हैं कॉन्फिस्केशन ऑफ सीज्ड इंटॉक्सिकेंट्स, आर्टिकल्स, इम्प्लीमेंट्स, यूटेंसिल्स, मटेरियल, कन्वेंस। तो कहते हैं देखो, अगर कोई भी ऑफेंस कवर्ड है सेक्शन नंबर 34 के 1AB में, 34 1AB याद है आपको? 34 1A कहता है कि इलीगल तरीके से आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इंटॉक्सिकेंट का, और बी कहता है अगर कोई इंटॉक्सिकेटेड पर्सन आपकी दुकान पे आया था तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको इंटॉक्सिकेंट ना बेचें, लेकिन फिर भी आपने बेच दिया। तो अगर आपने कोई ऑफेंस कमिट किया 34 1A और B के अंदर, तो कहते हैं, और उस समय जो है आपके पास जो लिकर की क्वांटिटी थी वो कितनी थी, वो आपके पास 5 बल्क लीटर थी। अगर आपने कोई ऑफेंस किया है 34 1AB के अंदर और उस समय आपके पास जो लिकर की क्वांटिटी थी वो 5 बल्क लीटर थी, तो ऐसे में कहते हैं कि एवरी ऑफिस एम्पावर्ड, जो भी ऑफिसर्स सेक्शन 52 में एम्पावर्ड हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, आपके इंटॉक्सिकेंट को सीज कर सकते हैं। जो भी आर्टिकल्स उन इंटॉक्सिकेंट को बनाने के लिए यूज हुआ है उनको सीज कर सकते हैं अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 34 और सेक्शन 52। तो सेक्शन 34 के सबसेक्शन 2 में या तो उसको सीज कर लेंगे या तो 52 में सीज कर लेंगे। एंड सेल प्लेस ऑन द प्रॉपर्टी सीज्ड मार्क, तो जो भी प्रॉपर्टी वो सीज करेंगे उस पर एक आइडेंटिटी
आइडेंटिफिकेशन मार्क बना देंगे कि हाँ ये फला फला प्रॉपर्टी हमने फला फला जगह से सीज करा था। एक मार्क बनाएंगे तभी तो मान लीजिए वापस करना पड़े तो आइडेंटिफाई करने में दिक्कत ना हो। तो कहते हैं कि जो भी प्रॉपर्टी सीज है उस पे एक मार्क बना दिया जाएगा that the same has been seized and shall without undue delay। तो कहते हैं पहले क्या करना है, 34(1)AB में कोई दिक्कत हुई है, ऑफेंस कमिट हुआ है और उस समय आपके यहाँ 5 बल्क लीटर की लिकर मौजूद मिली हमें, तो आपके सारे इक्विपमेंट्स अपरेटस सबको हम सीज कर लेंगे, इंटॉक्सिकेंट्स को भी सीज कर लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, जो भी प्रॉपर्टी सीज हुई है उस पर एक मार्क बनाएंगे इंडिकेटिंग कि हाँ ये प्रॉपर्टी इस फला फला जगह से सीज हुई है। उसके बाद बिना डिले किए 24 घंटे के अंदर अंदर आप क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर के पास जाएंगे, उस सीज्ड प्रॉपर्टी को प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन मान लीजिए आपके पास जो भी प्रॉपर्टी है वो बहुत ही बल्क में है, उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, आप उसको मतलब इजीली कैरी नहीं कर सकते, तो ऐसे केस में आप उस पूरी प्रॉपर्टी की एक रिपोर्ट बना के उस ऑफिसर के सामने प्रोड्यूस कर देंगे। 47(1)A समझ में आया? ठीक है। 47 का सबसेक्शन 2 क्या कहता है, कहते हैं व्हेन द कलेक्टर अपॉन द प्रोडक्शन बिफोर हिम इंटॉक्सिकेंट, जो भी कलेक्टर था उसके सामने जब इंटॉक्सिकेंट को प्रोड्यूस किया गया तो उसको लगा कि हाँ 34(1) और A और B के अंदर ही ये ऑफेंस कमिट हुआ, मतलब वो सेटिस्फाई हो गया कि ये ऑफेंस कहाँ कमिट हुआ है, 34(1)AB के अंदर हुआ है। जब वो सेटिस्फाई हो जाता है और जब वो देखता है कि हाँ इनके पास जो क्वांटिटी थी लीकर की वो 5 बल्क लीटर से एक्सीड कर रही है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, वो राइटिंग में मतलब उस ग्राउंड्स को लिखेंगे और बोलेंगे कि इंटॉक्सिकेंट से रिलेटेड जो ये मटेरियल्स थे इनको भी आप सीज कर लो। ठीक है, आपने प्रोड्यूस किया, डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर से ऊपर के रैंक के लोगों के पास क्या प्रोड्यूस किया, आपने एक पूरी लिस्ट दिया कि क्या क्या आपने सीज कर रखा है। उसके बाद क्या होगा, वो कलेक्टर अगर देखता है कि हाँ यहाँ पे तो 34(1)A और B में ऑफेंस कमिट हुआ है, तो वो कहेंगे कि ठीक है कॉन्फिस्केट करो इंटॉक्सिकेंट आर्टिकल्स, इम्प्लीमेंट, यूटेंसिल, मटेरियल्स, कन्वेंस, उनके बारे में ठीक है ऑर्डर दे सकता है। फिर बोल सकते हैं कि अगर पेंडेंसी हो रही है उस प्रोसीडिंग की, मतलब वो प्रोसीडिंग पेंडिंग चल रही है, तो ऐसे में बोलेंगे कि किस मतलब कलेक्टर ही बताएगा कि किस तरीके से कस्टडी में उस सामान को रखना है या उसको डिस्पोज करना है। तो इंटरिम ऑर्डर देखिए वो ये भी बताएंगे कि कस्टडी कैसे होगी, मतलब वो सामान को, उस इंटॉक्सिकेंट को आप कैसे कस्टडी में रखोगे या उसको कैसे डिस्पोज करोगे। 47(A) का 2 क्लियर हो गया। फिर बात करते हैं सबसेक्शन 3 में, कहते हैं कि देखो अब कलेक्टर को कुछ काम करना पड़ेगा। कलेक्टर को काम ये करना पड़ेगा कि कोई भी ऑर्डर कलेक्टर तब तक नहीं देगा जब तक उसकी इन्फॉर्मेशन वो किसको ना दे दे, कोर्ट को इंटीमेट करना। उसका काम क्या है कि कोर्ट को इंटीमेट करना है, मतलब कॉन्फिस्केशन के ऑर्डर से पहले कलेक्टर को 3-4 काम करने हैं आई गेस। तो उस 4 काम करने हैं, उसमें पहला काम ये है कि इंटीमेट करना पड़ेगा आपको रिगार्डिंग दैट ऑर्डर टू दी कोर्ट। तो कहते हैं कि देखो कलेक्टर में सेंड एन इंटीमेशन इन अ फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड बाय द एक्साइज कमिश्नर। एक्साइज कमिश्नर जो फॉर्म देगा उसके हिसाब से वो इंटीमेशन करेंगे अबाउट इनिशिएशन ऑफ द प्रोसीडिंग, की वो प्रोसीडिंग को इनिशिएट करने जा रहा है रिगार्डिंग द कॉन्फिस्केशन ऑफ द सीज्ड इंटॉक्सिकेंट। और बोलते हैं किसको ये इन्फॉर्म देगा, सेंड एन इंटीमेशन टू अ कोर्ट, जिसकी ज्यूरिसडिक्शन होगी इस मैटर में उसको आप इन्फॉर्म करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आप एक नोटिस लिखेंगे राइटिंग में, किसको किसको, 2 लोगों को, एक वो पर्सन जिसका इंटॉक्सिकेंट है, ठीक है, पर्सन फ्रॉम होम सच इंटॉक्सिकेंट हैज़ बीन सीड, और दूसरा वो पर्सन जिसको लगता है कि उसका कोई लीगल इंटरेस्ट है उस प्रॉपर्टी में, वो क्लेम कर रहा है उस प्रॉपर्टी में, तो वो, तो 2 लोगों को एक रिटन नोटिस भेजी जाएगी। समझ में आ रही बात। सी बोलता है अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी, तो कहते हैं कि जो बी में जो जिन लोगों को आप नोटिस दे रहे हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी भी देंगे कि आप आइए, हम आपको सुनेंगे, आपका पक्ष भी जानने की कोशिश करेंगे, अगेंस्ट मतलब कॉन्फिस्केट करने से पहले हम आपकी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। फिर बोलते हैं जो ऑफिसर ने सीज किया है प्रॉपर्टी को और जिसकी प्रॉपर्टी सीज हुई है, तो कहते हैं कि जो आपका कलेक्टर है, कलेक्टर हैज़ गिवन टू द ऑफिसर इफेक्टिंग द सीजर, जिसने सीजर को इफेक्ट किया है अंडर सबसेक्शन 1 एंड टू द पर्सन और ए पर्सन हु हैव फाउंडेड, उनको एक सुनवाई का भी मौका देगा, मतलब जिन्होंने प्रॉपर्टी को सीज किया है उनका भी पक्ष जानने की कोशिश करेंगे और जिसकी प्रॉपर्टी सीज हुई है उसका भी पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। 47(A) क्लियर है। 47(A) में पहले अगर आप इसको चाहें तो मैं समअप करती हूँ एक बार। कहते हैं कि देखो कोई भी ऑफेंस जो 34(1)A(B) में
कमिट हुआ है और उस समय आपके पास हमने 5 बल्क लीटर से ज़्यादा की अमाउंट में शराब पाई थी, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में आपकी सारी प्रॉपर्टी को, सारे इंटॉक्सिकेंट को, जो भी यूटेंसिल्स उसको बनाने में यूज़ किए हैं, उन सबको सीज कर लिया जाएगा। फिर कहते हैं, फिर उस आर्टिकल, उस प्रॉपर्टी पे एक आइडेंटिकेटिंग मार्क बनाया जाएगा कि हाँ ये फला फला जगह से लिया गया है। फिर बिना समय गंवाए, विदाउट अनड्यू डिले, हमें उसे किसी ऐसे ऑफिसर के सामने प्रेजेंट करना है जो एक्साइज ऑफिसर के रैंक के बिलो का ना हो, डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर के रैंक के बिलो का ना हो। और अगर कोई ऐसा सामान है जिसको आप अगर प्रोड्यूस करेंगे तो वो बहुत बल्क में है, उसको ले जाने में आसानी नहीं होगी, असुविधा होगी, तो ऐसे केस में आप उस प्रोडक्ट की, उस प्रॉपर्टी की एक लिस्ट बना के, एक रिपोर्ट बना के किसके सामने ले जाएंगे, कलेक्टर के सामने। कलेक्टर भाई देखेगा कि हाँ भाई ये तो जो ऑफेंस है ये 34(1)(a)(b) के अंदर ही कमिट हुआ है, तो ऐसे केस में वो कलेक्टर क्या करेगा, वो कलेक्टर बोल देगा कि हाँ ठीक है, और भी चीज़ों को कॉन्फिस्केट करो जो इस इंटॉक्सिकेंट से रिलेटेड हैं। फिर वो ये भी बोलेगा कि अगर केस जो है पेंडिंग चल रहा है तो वो कहेंगे कि इसको कैसे कस्टडी में रखना और कैसे डिस्पोज करना, ये रूल भी कलेक्टर बताएगा। फिर कहते हैं कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर देने से पहले कलेक्टर को 4 काम करना है। पहले तो कोर्ट को इंटीमेट कर दो कि आप ऐसा कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट करने जा रहे हो। दूसरा आपको क्या करना है कि नोटिस देना है राइटिंग में, किसको, जिसकी प्रॉपर्टी आपने सीज किया है और कोई अदर पर्सन जो एक लीगल इंटरेस्ट को क्लेम कर रहा है उस प्रॉपर्टी में। फिर तीसरा कहते हैं कि जब आपने दे दिया उनको नोटिस, तो उन लोगों की सुनवाई के लिए भी उनको अपॉर्चुनिटी दो, उनको सुनना पड़ेगा आपको, अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड होना चाहिए उस व्यक्ति का। फिर बोलते हैं जिस व्यक्ति ने, जिस ऑफिसर ने सीज किया है प्रॉपर्टी वो, और जो इसकी प्रॉपर्टी सीज हुई है वो, उनकी हियरिंग होगी। ठीक है, 47A आई होप क्लियर है। इससे आसान भाषा में मैं समझा नहीं पाऊंगी, आप अब अगर सुनने के बाद फिर से पढ़ेंगे, पॉज करिए, वीडियो को पढ़िए, तो आपको पूरा 47A क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 47B कहता है कि देखो, जो कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर है ना, उसके अगेंस्ट आप अपील भी कर सकते हैं। अपील कब करेंगे, तो 30 दिन के अंदर अंदर आप अपील करने के लिए अपीलेट अथॉरिटी के पास चले जाइए। ठीक है, अपीलेट अथॉरिटी के पास जाके अपील करो, तो जो अपील ऑफ मेमोरेंडम होगा ना, उसके साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा, कॉन्फिस्केशन का सर्टिफाइड कॉपी आपको अटैच करना पड़ेगा। किसके सामने आपको अटैच करना पड़ेगा, मेमोरेंडम ऑफ अपील के साथ। क्या अटैच करना पड़ेगा, कॉन्फिस्केशन की सर्टिफाइड कॉपी, या जो वो ऑर्डर है जो आपके, क्या कहते हैं उनको, कलेक्टर साहब ने जो ऑर्डर दिया है उसकी आपको कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी लगानी पड़ेगी। ठीक है, सबसेक्शन 2 कहता है कि अपीलेट अथॉरिटी के सामने जब मेमोरेंडम ऑफ अपील आएगा तो वो क्या करेंगे, अपीलेंट को नोटिस इशू करेंगे, या कोई और पर्सन जो कह रहा है कि हाँ भाई इस ऑर्डर की वजह से मेरा भी कुछ अधिकार है जो कि हनन हो रहा है, तो ऐसे केस में क्या होगा, अपीलेट अथॉरिटी इन लोगों को क्या करेगा, इन लोगों को एक नोटिस देगा इन राइटिंग। ठीक है, फिर अपीलेट अथॉरिटी आफ्टर हियरिंग द पार्टीज, अगर पार्टीज को सुनता है वो अपील पे, तो ऐसे में क्या होगा, हो सके तो जो ऑर्डर था कलेक्टर का, अगर अपीलेट अथॉरिटी पार्टीज को सुन रहा है अपील में, तो वो क्या कर सकते हैं, वो या तो ऑर्डर जो है कलेक्टर का उसको कंफर्म कर देंगे, रिवर्स मतलब या तो कैंसिल कर देंगे, कोई और ऑर्डर दे देंगे, मॉडिफाई मतलब कुछ उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो कहते हैं कि जो भी ऑर्डर आया है, मतलब जिस भी ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील में आए हैं, पार्टीज को सुनने के बाद अपीलेट अथॉरिटी क्या कर सकता है, अपीलेट अथॉरिटी आपको जो है कंफर्म कर सकता है उस ऑर्डर को कि हाँ ये ऑर्डर ठीक है, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, रिवर्स कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, कुछ और ऑर्डर दे सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, चेंज कर सकता है। कहते हैं कि और भी क्या पावर है कि टेम्पररी ऑर्डर दे सकता है। इंटरिम ऑर्डर कौन देगा, आपका अपीलेट अथॉरिटी देगा। क्या देगा कि भैया जो मतलब जो ऑर्डर है कॉन्फिस्केशन का, उस पर स्टे लगाया जाए, इसके लिए टेम्पररी ऑर्डर दे सकता है। और दूसरा कह सकते हैं कि कैसे डिस्पोज करना है प्रॉपर्टी को, या उसकी कस्टडी कैसे होगी, इसके रिगार्डिंग भी दे सकते हैं। प्रोवाइजो यही कहता है कि ही मतलब एपिलेट अथॉरिटी में पास सच ऑर्डर ऑफ इंटरिम नेचर फॉर कस्टडी एंड डिस्पोजल ऑफ द कॉन्फिस्केटेड आर्टिकल ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अपील, अगर अपील पेंडिंग है। या बोल सकते हैं कि इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस ही शैल हैव नो पावर टू स्टे द ऑर्डर ऑफ द कॉन्फिस्केटेड अपील अगेंस्ट द, तो कहते हैं वो स्टे नहीं लगा सकते अगेंस्ट द
ऑर्डर ऑफ द कॉन्फिस्केशन, कोई भी केस हो जाए, सॉरी इसमें ये बोल रहा है कि अपील के अगेंस्ट आप स्टे नहीं लगा, सॉरी अगर अपील में आपके केस पेंडिंग चल रहा है तो ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन के आगे ही शैल हैव नो पावर टू स्टे, वो स्टे नहीं लगा सकते हैं। इट वॉज अ स्लाइट मिस्टेक, ठीक है। 47C की तरफ पढ़ते हैं, रिवीजन बिफोर, कहते हैं देखो ऑर्डर दे दिया किसने, कलेक्टर ने 47A में, ठीक है। 47B में आप उसमें अपील चलेगा, 30 दिन के अंदर अंदर आपको जाना है। फिर 47C कहता है कि मान लो अपीलेट अथॉरिटी ने कंफर्म कर दिया कि जो ऑर्डर कलेक्टर ने दिया था वो बिल्कुल सही है, तो ऐसे केस में क्या होगा, आप जो है 30 दिन के अंदर अंदर क्या करेंगे, रिवीजन के लिए फाइल करेंगे। तो रिवीजन के लिए जाएंगे कि वो जो ऑर्डर है ना जिस ग्राउंड पे दिया गया है दैट ग्राउंड्स आर इलीगल, तो कहते हैं आप रिवीजन के लिए कहाँ जाएंगे, सेशन डिवीजन में, कोर्ट ऑफ सेशन विद इन सेशन डिवीजन में आपको जाना पड़ेगा। जो कोर्ट ऑफ सेशन है, अगर उसको लगेगा कि अपीलेट अथॉरिटी की ऑर्डर में कोई भी इलीगैलिटी है तो या तो वो कंफर्म कर देगा उनके ऑर्डर को अगर वो सेटिस्फाई हुआ, या तो वो रिवर्स कर देगा, या तो वो मॉडिफाई कर देगा। समझ में आ रही बात, वही सेम काम जो 47B में अपीलेट अथॉरिटी कर सकता है। बार ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑन टू द कोर्ट अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, तो कहते हैं कि देखो अगर कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है ऑफेंसेस को देखने का अंडर सेक्शन 34, जो भी ऑफेंस 34(1)A और B में कन्वर्ट, मतलब ये ऑफेंस बड़ा है, छोटा ऑफेंस नहीं है, इसलिए हर जगह आपको ये सेक्शन देखने को मिल रहा है। तो कहते हैं 34(1)A(B) में अगर कोई ऑफेंस कमिट हो रहा है और कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है तो कोर्ट क्या कर सकता है, ऑन अकाउंट ऑफ विच सच सीजर हैज़ बीन मेड, जहाँ पे मतलब सीज किया गया प्रॉपर्टी को, शैल नॉट मेक एनी ऑर्डर ऑफ द डिस्पोजल और कस्टडी ऑफ इंटॉक्सिकेंट आफ्टर इट हैज़ रिसीव्ड, ठीक है। तो कहते हैं देखो अगर 47A में, 47A क्या कहता है, कलेक्टर के बारे में कह रहे हैं। 47A में अगर कोर्ट को इंटीमेशन मिल गया है कि वो क्या क्या प्रोसीडिंग को इनिशिएट करने जा रहा है, तो कोर्ट के पास कोई भी अधिकार नहीं है, भले से वो उसके पास जुरिस्डिक्शन है उस मैटर को ट्राई करने के लिए जिसमें ऑफेंस हुआ है, मतलब 34(1)AB के मैटर को ट्राई करने का जुरिस्डिक्शन है कोर्ट के पास। पर अगर उसको इंटीमेशन 47A में मिल जाता है रिगार्डिंग द इनिशिएशन ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ कॉन्फिस्केशन ऑफ द सीज्ड प्रॉपर्टी, जो सीज्ड प्रॉपर्टी है उनके कॉन्फिस्केशन के लिए अगर उनको इनिटेशन मिल जाता है, उनको पता चल जाता है किसको, कोर्ट को, तो कोर्ट कोई और ऑर्डर नहीं पास कर सकता। तो ये जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट को बार किया गया 47D में। तो 47A से लेके और 47 से लेके जो सेक्शंस हैं वो कॉन्फिस्केशन से रिगार्डिंग है। तो 46 हमने क्या पढ़ा था कि लाइबिलिटी है कुछ सर्टेन थिंग्स पे कॉन्फिस्केट करने के लिए। 47 में ऑर्डर पास होता है कॉन्फिस्केशन के लिए। 47A बोलता है कि कॉन्फिस्केशन जो है सीज इंटॉक्सिकेंट्स का, उनके बारे में कलेक्टर के राइट्स को बताते हैं। फिर 47B में बोलता है कि अपील करने के लिए आप अपीलेट अथॉरिटी में जा सकते हैं विद इन 30 डेज, यहाँ लिखा हुआ है ऊपर। फिर बोलते हैं 47C में कि रिवीजन के लिए जा सकते हैं। 47D क्या कहता है, जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट को बाहर कर दिया। फिर पावर टू कंपाउंड ऑफेंसेस एंड इम्पोज पेनल्टी, ऑफेंसेस को कंपाउंड करके पेनल्टी इम्पोज किया जा सकता है। कहते हैं देख लीजिए अगर आपने कोई ऑफेंस किया है सेक्शन नंबर 31 के A और B में, अभी 31 के A और B क्या बोलता है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर लो, ठीक है। 31 का A और B क्या बोलता है, पावर टू कैंसिल और सस्पेंड ले, तो कहते हैं कि A में अगर आपने ड्यूटी पे नहीं किया है, और B बोलता है कि अगर आपने कोई भी लाइसेंस जो होल्ड कर रहे हो आपने कोई उसमें ब्रीच कर दिया है। तो 31 का A भी तो ये हो गया। 37 हम लोगों ने पढ़ा था, 37 किस बारे में बात करता है, तो 37 कहता है कि पेनल्टी इम्पोज होगी किसके रिगार्डिंग, अगर कोई अनलॉफुल एक्ट किसने किया है, लाइसेंस टू वेंडर ने किया है। 37 हो गया। 38A क्या कहता है, तो 38A बोलता है कि अगर मैन्युफैक्चरर जो है इंटॉक्सिकेंट को मिलाने की कोशिश कर रहा है, उस पर कुछ मिलावट करता है, तो 38A हो गया, ठीक है। 38 बोलता है, सॉरी 38 बोलता है पेनल्टी के लिए अनलॉफुल एक्ट ऑफ द लाइसेंस वेंडर की। 37 बोलता है कि जो ऑफेंसेस के बारे में पेनल्टी इस एक्ट में नहीं दिया गया है वो ऑफेंसेस के बारे में। फिर बोलते हैं 39 के बारे में। 39 आपका बहुत प्यारा सा एक्ट है जो कि मिसकंडक्ट ऑफ लाइसेंसी के बारे में बताता है। तो कहते हैं कि अगर कोई भी ऑफेंस यहाँ पे कमिट हुआ है तो एक्साइज कमिश्नर, इसको ऐसे ब्रेक करके पढ़ेंगे, एक्साइज कमिश्नर और कलेक्टर में एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट फ्रॉम एनी पर्सन को एक साथ इसको ब्रैकेट में लगा लीजिए, एक्सेप्ट अ सम ऑफ मनी नॉट एक्सीडिंग 10,000 इन ल्यू ऑफ सच कैंसिलेशन और सस्पेंशन। इसको ऐसा समझो, कोई भी ऐसा पर्सन है, ठीक है, उसके पास क्या है, उसके पास या तो लाइसेंस है या तो कोई परमिट है या तो उसके पास कोई पास है। उस व्यक्ति ने क्या कमिट किया है, 31AB में ऑफेंस कमिट किया है, 37 में किया है, 38 में किया है, 38A में किया है।
या और 39 में किया है, उस पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है। तो जो एक्साइज कमिश्नर है आपका या जो आपका कलेक्टर है, उसके पास पावर है कि वो क्या कर सकता है, वो आपसे अमाउंट एक्सेप्ट कर सकता है। कितना अमाउंट? 10,000 रुपये एक्सेप्ट करेगा। क्यों कर रहा है? 10,000 रुपये ले लेगा और आपके जो लाइसेंस है, पास है, परमिट है, इसको कैंसिल नहीं करेगा। तो कहते हैं कि पढ़िए अब इसको, The excise commissioner or the collector may accept from any person whose license, permit और पास is liable to be cancelled। मतलब आपने ऐसी हरकत की जिसकी वजह से हमें आपका पास, परमिट ये कैंसिल करना पड़ेगा। तो वो क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं? वो सम कैन एक्सेप्ट, मे एक्सेप्ट अ सम ऑफ ₹10,000 नॉट एक्सीडिंग 10,000, मतलब 10,000 तक के रुपये इन ल्यू ऑफ सच कैंसिलेशन, मतलब कैंसिलेशन ना हो इसके बदले में लेंगे, एज द केस में बी, और मे इम्पोज, मतलब पैसा तो ले लेंगे, 10,000 ले लिया, आपका लाइसेंस, पास, परमिट कैंसिल नहीं किया, और लेकिन साथ ही साथ आपके ऊपर पेनल्टी भी इम्पोज कर सकते हैं, और जो पेनल्टी भी इम्पोज करेंगे वो भी 10,000 से ऊपर का नहीं होगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं मे इन एनी केस इन विच प्रॉपर्टी हैज़ बीन सीज, अगर आपकी आपकी कोई प्रॉपर्टी को सीज कर लिया, इस सेक्शन में अगर आपने ऑफेंस कमिट किया और प्रॉपर्टी सीज हो गई है, तो आपने जो प्रॉपर्टी सीज किया तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट रिलीज कर देगा द सेम ऑन द पेमेंट ऑफ द वैल्यू। तो उस वैल्यू को पे कर दो और आपकी प्रॉपर्टी रिलीज हो जाएगी। ऑन द पेमेंट ऑफ सच मनी, जो मनी 10,000 के ऊपर बात हो रही है उसको आपने पे कर दिया है, तो ऐसे केस में एक्साइज कमिश्नर, कलेक्टर या जो एक्यूज पर्सन था, जो एक्यूज पर्सन था इन लोगों के कस्टडी में, अगर कस्टडी में तो उसको डिस्चार्ज कर दो, अगर प्रॉपर्टी सीज किया तो उसको रिलीज कर दो, और आगे कोई फर्दर प्रोसीडिंग इसमें नहीं होगी। तो क्या कह रहे हैं? पावर टू कंपाउंड ऑफेंसेस एंड इम्पोज पेनल्टी। फिर बोलते हैं स्पेशल प्रोविजंस फॉर द इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी बाय द एक्साइज कमिश्नर और कलेक्टर। तो कहते हैं देखो, नॉट विथ स्टैंडिंग द लिमिट ऑफ पेनल्टी ऑफ ₹10,000, 10,000 रुपये जो लिमिट है इसको एक्सीड नहीं करेंगे। सेक्शन 48 बोलता है कि जो कलेक्टर है, इन द इवेंट ऑफ ब्रीच ऑफ कंट्रवेंशन, अगर आप इस एक्ट के रूल्स को कंट्रवीन कर रहे हैं या ब्रीच कर रहे हैं तो 10,000 रुपये दे दिया तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, उसके अलावा आपके ऊपर पेनल्टी इम्पोज की जा सकती है। कौन करेगा? एक्साइज कमिश्नर और कलेक्टर। एक्साइज कमिश्नर की सबसे पहले बात कहाँ हुई थी, किस सेक्शन में? सेक्शन ए में बात किया था ना हमने कि एक ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा जिसको एक्साइज कमिश्नर करेंगे। वो क्या करेगा? रेवेन्यू को कलेक्ट करेगा और जो एक्साइज डिपार्टमेंट है उसका एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगा। 7th ए बात करता है। 49 क्या बोलता है? पेनल्टी ऑफ ऑफेंसेस मेकिंग वेक्शियस सर्च। देखिए, ऑफिसर्स के ऊपर पेनल्टी लगेगी अगर वो बिना बात के जाके आपके यहाँ सर्च कर रहे हैं, सीज कर रहे हैं, डिटेंशन या अरेस्ट। कितना लगेगा? 500 रुपये फाइन लगेगा और 3 महीने तक की सज़ा हो सकती है। अगर वो आपके प्रेमाइसेस में एंटर करते हैं, आपकी प्रॉपर्टी को सीज करते हैं, आपके प्लेस को सर्च करते हैं और उनको वो बिना बात के कर रहे हैं, वो मतलब अननेसेसरली कर रहे हैं, तो ऐसे केस में 500 रुपये उनके ऊपर जुर्माना और 3 महीने की इम्प्रिजमेंट हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। ओके, चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो गया। 7th ए बात करता है कि कोई भी ऑफेंसेस, आपकी हरकतों के वजह से कोई ऐसी ऑफेंस कमिट हो गई है जो कि अगेंस्ट लाइफ है, तो ऐसे में आपके ऊपर क्या क्या लगेगा, क्या पेनल्टी इंपोज होगी। तो कहते हैं देखो, अगर आपने लिकर को इम्पोर्ट किया है, वो लिकर जो है ह्यूमन कंजप्शन के लिए अनफिट है, ठीक है, अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, ये वर्ड हमने कहाँ पढ़ा था? अगर आप थोड़ा सा कल की क्लास को रिकॉल कर पा रहे हो। 2.5 का जब डेफिनेशन, 2 सबसेक्शन 5 में जब आप डेफिनेशन पढ़ेंगे डी नेचर्ड के बारे में, स्पिरिट नहीं है वहाँ पे शायद, डी नेचर्ड के बारे में, तो वहाँ पे हमने पढ़ा है कि कोई ऐसा ड्रिंक जो कि अनफिट है ह्यूमन कंजप्शन के लिए। एक बार डायरेक्ट खोलिए और सेक्शन 2.5 को देख लीजिए। 2.5 क्या बोलता है? डी नेचर के बारे में, मीन्स रेंडर्ड अनफिट फॉर द ह्यूमन कंजप्शन इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब जो गवर्नमेंट है उसने प्रिस्क्राइब कर दिया कि ऐसा कुछ भी होगा तो वो डी नेचर्ड होगा। तो कहते हैं कि कोई भी लिकर का आप इंपोर्ट कर रहे हो कहाँ पे, जो कि अनफिट है ह्यूमन कंजप्शन के लिए, तो ऐसे केसेस में क्या होगा? ऐसे केसेस में अगर आपने इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट कर दिया है, ठीक है, अगर आपने इंपोर्ट, एक्सपोर्ट या ट्रांसपोर्ट कर दिया है या कलेक्ट प्रोसेस कर रहे हो बॉटल को या लिकर को सेल कर रहे हो, तो कहते हैं कि इसकी पनिशमेंट डायरेक्ट देख लेते हैं पूरा सेक्शन। तो कहते हैं कि अगर कोई भी लिकर जो कि अनफिट है ह्यूमन कंजप्शन के लिए, तो अगर आपने उसको सेल कर दिया है या उसको भेज दिया, उसको इंपोर्ट कर दिया है, तो कहते हैं ऐसे केसेस में क्या होगा? इम्प्रिजमेंट होगा आपके ऊपर, 2 महीने की सज़ा और 2 साल तक का
2 महीने से 2 साल तक की सजा हो सकती है और आपके ऊपर फाइन भी लग सकता है। कहते हैं आपके उस अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन वाले लिकर के वजह से क्या हो गया, किसी व्यक्ति को इंजरी कॉज हो गई, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में आपको 4 महीने से लेकर 4 साल तक की सजा हो जाएगी और फाइन लग जाएगा। फिर बोलते हैं उस लिकर के वजह से, उस लिकर को कंज्यूम करने की वजह से किसी व्यक्ति की अगर डेथ हो जाती है तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में आपको 2 साल से लेकर 10 साल तक की सजा मिलेगी और फाइन लग जाएगा। तो सेक्शन नंबर 49A जो है ये चैप्टर नंबर 7A में मतलब अमेंडमेंट के माध्यम से इसको ऐड ऑन किया गया था, जो बात करता है पेनल्टी फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट लाइफ के बारे में। कहते हैं कि अगर आपने इंपोर्ट किया है कोई भी ऐसा लिकर जो कि अनफिट है ह्यूमन कंजप्शन के लिए, या आपने अल्टरिंग किया है या अटेम्प्ट किया है कि उसमें डीनेचर्ड स्पिरिचुअल प्रिपरेशन कर दिया है आपने, ये इंटेंशन से आपको पता है कि ये ह्यूमन कंज्यूम करेगा, तो अगर आपने ऐसी कोई भी हरकत की है तो आपको पहले तो 2 महीने से 2 साल तक की सजा हो जाएगी और आपको फाइन भी इम्पोज किया जाएगा आप पर। फिर कहते हैं कि अगर उसकी वजह से इंजरी कॉज हुआ तो 4 महीने से 4 साल तक की सजा विथ फाइन। अगर डेथ कॉज हो गया तो क्या होगा, 2 साल से लेकर 10 साल तक की सजा हो जाएगी। ऐसा कोई काम करिएगा मत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं सब्सिक्वेंट, अगर आपने दोबारा से फिर से ऐसी कोई हरकत की, पहले तो आपको पनिशमेंट मिल गया, दोबारा फिर आपने हरकत की, आपने कहा क्या हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल ही तो अंदर रहूंगा, आराम से दाल रोटी खाऊंगा, बाहर आऊंगा, फिर से वही हरकत कर दिया आपने दाल रोटी खाने के बाद। तो ऐसे में कहते हैं अगर सब्सिक्वेंटली आपने किया तो ही शैल बी पनिश्ड। कहते हैं ऐसे केस में आपको 6 महीने से लेकर 4 साल तक विथ फाइन, ठीक है। फिर बोलते हैं कि अगर उसकी वजह से इंजरी कॉज होती है तो फिर से बोलते हैं 1 साल से लेकर 6 साल तक पनिशमेंट मिलेगी विथ फाइन। फिर बोलते हैं कि अगर डेथ कॉज हो जाती है तो फिर से कहते हैं कोई ज़्यादा नहीं पनिशमेंट है, 5 साल से लेकर 10 साल तक की होगी विथ फाइन। सब्सिक्वेंट मतलब कोई पर्सन पहले कन्विक्ट हो चुका है, उसने दोबारा फिर से सेकेंड टाइम फिर से सेम ऑफेंस कमिट किया है तो उसको ये पनिशमेंट दी जाएगी। चैप्टर नंबर 7 ये कंप्लीट। 8 आता है डिटेंशन, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल ऑफ ऑफेंस। आई होप यहाँ तक आप चीज़ों को क्या कहते हैं आसानी से एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, ग्रास्प कर पा रहे हैं सारी चीज़ों को। इन केस ऑफ एनी इशू आप 1 सेकेंड का ब्रेक ले सकते हैं, मैं भी पानी पी लूँ, ठीक है। सेक्शन नंबर 50 क्या बोलता है, देखो चैप्टर 8 बात करता है डिटेंशन, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस के बारे में। कहते हैं देखो सेक्शन नंबर 50 बोलता है लैंड होल्डर्स के ऊपर क्या जिम्मेदारी है, उनकी क्या ऑब्लिगेशन है इंफॉर्मेशन देने की। तो कहते हैं अगर कोई भी इंटॉक्सिकेंट, ठीक है, उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हो आप, कलेक्ट कर रहे हो, या किसी हेम्प प्लांट का कल्टीवेशन हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, तो मान लीजिए ये मेरा लैंड है, ठीक है, ये मेरा लैंड है, आई एम द ओनर या आई एम द ऑक्यूपायर ऑफ सच लैंड, या तो मेरे इस लैंड पे क्या कम हो रहा है, भांग की खेती हो रही है, ठीक है, मेरे इस लैंड पे भांग की खेती हो रही है। तो कहते हैं वेन एवर एनी इंटॉक्सिकेंट इज मैन्युफैक्चर्ड और कलेक्टेड और इज कल्टिवेटेड ऑन एनी लैंड इन कंट्रावेंशन ऑफ दिस एक्ट, मतलब इलीगल तरीके से भांग की खेती की जा रही है मेरे इस लैंड पे, तो कौन कर रहा है, एनी ओन, तो मेरे इस लैंड पे इलीगल तरीके से भांग की खेती हो रही है, तो जिम्मेदारी किसकी बनती है, तो एनी ओनर या ऑक्यूपायर, जो उस लैंड का ओनर है या जो उस लैंड का ऑक्यूपायर है, या मेरा कोई एजेंट। मैंने बोला ना कि आई एम द ओनर ऑफ द लैंड, तो मेरे मैं ओनर हूँ, मेरा कोई एजेंट है उस लैंड का, या उस पूरे के पूरे विलेज के जो भी हेडमैन हैं, अकाउंटेंट हैं, वॉचमैन हैं, या जितने भी ऑफिसर्स रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय किया है, वो सारे एम्प्लॉयड ऑफिसर्स, या जो भी कोर्ट ऑफ वार्ड्स हैं इन द विलेजेस, कहते हैं इन एब्सेंस ऑफ रीजनेबल एक्सक्यूज, एक्सक्यूज अगर है कोई, मतलब मान लो किसी ने सर पे गोली रख रखी है, बंदूक लगा रखा है कि अगर तुमने जाके बताया तो मैं तुम्हें मार दूंगा, तो एक रीजनेबल एक्सक्यूज के एब्सेंस में दे आर बाउंड टू गिव नोटिस। किसको नोटिस देंगे, या तो मजिस्ट्रेट को देंगे, या किसी एक्साइज ऑफिसर को, या पुलिस ऑफिसर को, या लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर को। देखो कहते हैं कि देखो ये मेरा लैंड है, ठीक है, इस लैंड पे इलीगल तरीके से कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, कल्टीवेशन करा रहा है। किसकी कल्टीवेशन करा रहा है, किसी इंटॉक्सिकेंट की, वो या तो भांग की खेती करा रहा है। तो मेरे ऊपर मान लो उसने बंदूक रख दिया, तो आई एम हैविंग इन एब्सेंस फॉर, मतलब आई एम हैविंग
रीजनेबल एक्सक्यूज की मैंने क्यों आपको नहीं बताया, क्यों मैंने मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म नहीं किया। तो कह रहे हैं अगर रीजनेबल एक्सक्यूज जो है एब्सेंट है तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप बाउंड हैं इन्फॉर्मेशन देने को, किसको देंगे, किसी मजिस्ट्रेट को या एक्साइज ऑफिसर को, पुलिस ऑफिसर को या लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के किसी ऑफिसर को। आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही ये बात आपकी नॉलेज में आता है यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द इन्फॉर्मेशन। किसको दोगे, मजिस्ट्रेट को दोगे या ऑफिसर्स को दोगे। कौन देगा, तो या तो उस लैंड का ओनर खुद दे दे या विलेज के जो हेडमैन्स हैं वो दे, या जो भी ऑफिसर्स को अपॉइंट किया है गवर्नमेंट ने रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए। तो ये लैंड होल्डर्स एंड अदर्स के ऊपर इन है ऑब्लिगेशन है कि ये लोग क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन देंगे अगर इलीगल तरीके से इंटॉक्सिकेंट का मैन्युफैक्चर कलेक्शन या कल्टिवेशन हो रहा है किसी लैंड पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 51 बोलता है कि देखिए, पावर टू एंटर एंड इंस्पेक्ट प्लेसेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सेल। तो कहते हैं देखो, अगर आपको लाइसेंस मिला है और आप क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आप कोई इंटॉक्सिकेंट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो ऐसे में एक्साइज कमिश्नर, कलेक्टर, एक्साइज ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक जो कि स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा, इनके पास पावर है कि ये उस जहाँ पे भी मैन्युफैक्चर हो रहा है, मतलब जहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है या तो इंटॉक्सिकेंट को आप जहाँ पे स्टोर कर रहे हो वहाँ पे ये इंस्पेक्ट करने के लिए कभी भी जा सकते हैं, चाहे पूरे दिन में कभी भी जा सकते हैं या पूरी रात में वो कभी भी जा सकते हैं। कौन जाएगा, एक्साइज कमिश्नर, कलेक्टर या एक्साइज ऑफिसर। ये तीन लोग वैसे हैं, यही तीन लोग ऐसे हैं जिनको स्टेट गवर्नमेंट अपने सारे अधिकार डेलीगेट करता है। ऐसा हमने किस सेक्शन में पढ़ा था, सेक्शन नंबर 7 में हमने पढ़ा था कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है, स्टेट गवर्नमेंट अपनी सारी पावर्स को डेलीगेट कर सकता है किसके ऊपर, एक्साइज कमिश्नर, कलेक्टर या एक्साइज ऑफिसर के ऊपर। कलेक्टर के ऊपर नहीं है, एक्साइज कमिश्नर एंड चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी के ऊपर डेलीगेट करता है, और वो चाहे तो विड्रॉ भी कर सकता है लेकिन रूल मेकिंग पावर वो नहीं देता है। तो ऐसा पढ़ा था हम लोगों ने सेक्शन 7 के क्लॉज ई में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि अगर कोई ऐसी जगह का लाइसेंस लिया है जहां पे आप इंटॉक्सिकेंट को सेल करेंगे, तो कहते हैं कि जब सेल हो रहा होगा एट एनी टाइम विद इन द आवर्स ड्यूरिंग विच सेल इज परमिटेड। जो मान लीजिए दुकान खोलने का जो आपको समय दिया गया वो दिया गया 6 से रात के 10, तो इस समय आपकी दुकान खुली है, इस समय सेल हो रहा है, तो ऐसे समय हम जाके एंटर और इंस्पेक्ट कर लेंगे। फिर बोलते हैं कि ऐसे समय जहाँ पे आपकी शॉप ओपन रहती है तो तब जाके हम कर सकते हैं, मतलब जब भी खुला रहेगा, जब भी आवर ऑफ सेल रहेगा उस समय जो है एक्साइज कमिश्नर, कलेक्टर और एक्साइज ऑफिसर जाके वहाँ पे क्या करेंगे, जाके वहाँ पे इंस्पेक्ट कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। जब वो इंस्पेक्शन या इंस्पेक्शन के लिए एंटर करेंगे तो अगर वो किसी मैन्युफैक्चर्ड जगह पे जा रहा है जहाँ पे प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो वहाँ पे वो उसको एग्जामिन करवा सकते हैं, टेस्ट, मेज़र और वे भी कर सकते हैं किसी भी मटेरियल को, किसी भी स्टिल्स को, किसी भी यूटेंसिल्स को। और अगर चाहे वो तो जितने भी अकाउंट्स हैं, रजिस्टर्स हैं, उनको चेक कर सकते हैं। तो दोनों केसेस में चाहे वो सेल हो रही हो इंटॉक्सिकेंट की या मैन्युफैक्चर हो रहा है, अगर ऐसी प्लेस पे वो गए हैं तो वहाँ पे वो अकाउंट्स के रजिस्टर्स को सबको चेक कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 51 आई होप क्लियर होगा। 52 कहता है कि आप अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट, किन किन केसेस में। तो कहते हैं कोई भी एक्साइज ऑफिसर, कोई भी पुलिस ऑफिसर जो कि स्टेट गवर्नमेंट नॉट बिलो सच रैंक एज अ स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन प्रिस्क्राइब। तो कहते हैं कि वो लोग क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट के बिहाफ पे या जो भी नोटिफिकेशन दिया है उसके बिहाफ पे क्या कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट, बिना वारंट के अरेस्ट करेंगे। किन किन सेक्शन में, तो रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। 23A क्या बात करता है, एडवर्टीजमेंट की बात करता है। 34 क्या बोलता है कि इलीगल तरीके से मैन्युफैक्चर कर रहे हो। 35 क्या बोलता है, अल्टरेशन के बारे में कि आपने ह्यूमन कंजप्शन के लिए कुछ भी अल्टर कर दिया है इंटॉक्सिकेंट में। 36 क्या बोलता है, पोजेशन के बारे में बोलता है, इलीगल। 36A क्या बोलता है कि इस एक्ट के कंट्रावेंशन में आपने कॉमन ड्रिंकिंग हाउस खोल लिया, वहाँ पे पकड़े गए आप पीते हुए। 36B में 36 क्या बोलता है कि अगर आपने कोई ऑफेंस कमिट हो रहा है और आपने अपना लैंड दे दिया है कि हाँ जाके वहाँ पे कर लो, आपको पता है कि ये ऑफेंस है। फिर 36C हो गया। 37 क्या बोलता है कि अगर कोई भी ऐसा एक्ट है जो कि एक ऑफेंस है लेकिन उसके बारे में पनिशमेंट यहाँ नहीं दिया गया है तो 6 महीने और 1000 रुपये फाइन रहेगा। 37 बोलता है। 38 क्या बोलता था, अनलॉफुल एक्ट अगर कोई कर रहा है, कौन कर रहा है, लाइसेंस्ड वेंडर कर रहा है, उसके बारे में कौन बात करता है, 38 बात करता है। लेकिन 38A क्या कहता है, तो 38A कहता है, जो मैं भूल गई हूँ एक बार फिर से याद कर लेते हैं, कि आपने नॉक्शियस ड्रग्स मिक्स करने की कोशिश की है तो वो 38A हो गया। और सेक्शन नंबर 40 क्या बोलता है कि आपने केमिस्ट शॉप पे अलाउ कर दिया है कि आओ यहाँ पे ड्रिंक विंक कर लो,
49A क्या बोलता है, तो ये एक नया चैप्टर था जो ऐड हुआ था, चैप्टर नंबर 7A, जो कि बात करता है आपने कोई लिकर में कुछ भी मिक्स किया है जिसकी वजह से इंजरी कॉज हो रही है, डेथ कॉज हो रही है और आपने उसको इम्पोर्ट कर दिया, तो 49A इसके रिगार्डिंग में बात करता है। तो कहते हैं अगर किसी व्यक्ति ने इन सेक्शंस में ऑफेंस कमिट करा है तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या करेंगे, ऐसे व्यक्ति को हम पनिशमेंट बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं। इसका पावर किसके पास है, एक्साइज ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर है। फिर बोलते हैं शैल सीज और डिटेन एनी इंटॉक्सिकेंट, जो भी इंटॉक्सिकेंट या आर्टिकल्स जो हमें लगता है कि कॉन्फिस्केट कर लेना चाहिए इस एक्ट के हिसाब से, उसको सीज कर लेंगे। कौन करेगा, एक्साइज ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर। फिर बोलते हैं कि देखो मे डिटेन सर्च एनी पर्सन, मतलब किसी व्यक्ति का जांच वाँच कर सकते हैं, या कोई वेसल हो या कोई क्राफ्ट हो या कोई व्हीकल हो या कोई एनिमल हो जिसके ऊपर उन्होंने पूरा बढ़िया से बना के रखा हो कि हाँ इससे हम इसको क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो उसको भी सर्च और डिटेन कर सकते हैं। कहते हैं व्हेन एनी पर्सन इज एक्यूज और रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, तो कहते हैं किसी व्यक्ति के ऊपर सस्पेक्शन है कि उसने कोई एक्ट कमिट किया है, कोई क्राइम कमिट किया, कोई ऑफेंस कमिट किया है इस एक्ट के अंदर, उससे उसका नाम गाँव पूछ रहे हैं, नेम और रेजिडेंस पूछ रहे हैं, तो वो गलत बता रहा है या तो बताने से मना कर रहा है, तो उसको भी धर लेंगे। कौन, एक्साइज ऑफिसर, उसको भी पकड़ लेंगे, एक्साइज ऑफिसर और पुलिस ऑफिसर। तो क्या 52 में पावर है कि अरेस्ट विदाउट वारंट इन सारे केसेस में सीज कर लो, अगर या डिटेन कर लो कोई भी इंटॉक्सिकेंट या उससे रिलेटेड आर्टिकल्स है, आपको किसी के ऊपर शक होता है, किसी व्हीकल, किसी एनिमल इसलिए इसमें लिखा है क्योंकि पहले ट्रांसपोर्टेशन के लिए एनिमल्स को ही तो यूज़ करते थे, तो एनिमल हो गया। तो फिर कह रहे हैं कि उनको डिटेन कर लो, उनको सर्च कर लो। फिर कहते हैं अगर किसी व्यक्ति के ऊपर आपको शक है कि उसने कोई हरकत की है, कोई ऑफेंस किया इस एक्ट के अंदर, आप उससे उसका नाम गाँव पूछ रहे हो, मना कर रहा है, तो उसको भी पकड़ लीजिए, उसको भी आप क्या कर सकते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे। When any person is accused or reasonably suspected of for committing offence under this act, on demand of such officer refuses to give his name and residence or gives names or residence which is reason to believe is false, he may be arrested, तो उसको भी अरेस्ट कर सकते हैं आप बिना वारंट के। तो कहते हैं मजिस्ट्रेट के पास पावर है इशू करने का वारंट। कहते हैं कि अगर मजिस्ट्रेट इनको के पास कोई और इन्फॉर्मेशन आता है या कोई इंक्वायरी करने के बाद उसे लगता है कि जो ऑफेंस 34, 35, 36, इसको अब मैं दोबारा नहीं रिवाइज कराऊंगी, इसमें कमिट हुआ है, तो वो वारंट इशू कर सकते हैं। किस लिए, सर्च के लिए उस प्लेस के, या वहाँ के किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए। फिर 54 बोलता है कि पावर टू सर्च विदाउट अ वारंट, विदाउट वारंट भी आप सर्च कर सकते हैं। कौन, एक्साइज ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक, जो कि स्टेट गवर्नमेंट सेटिस्फाई करे। अगर उसको पता चलता है कि सेक्शन 34, 35, 36 इसमें जो है ऑफेंस कमिट हुआ है, तो और उसको लगता है कि सर्च वारंट अगर मैं ऑब्टेन करने की कोशिश करूंगा तो उसके वजह से अपॉर्चुनिटी जो है वो उसके हाथ से मतलब स्केप कर जाएगी, जो एविडेंस वगैरह हैं वो सब उसके हाथ से छूट जाएंगे, या वो उनको मतलब कोई बहुत बड़ा एविडेंस है जो कि स्केप कर जाएगा। अगर आप वारंट ऑब्टेन करने के चक्कर में पड़ते हो तो वो एक्साइज ऑफिसर क्या कर सकता है, एट एनी टाइम डे या नाइट, मतलब कहीं पे कोई हरकत हो रही है, उसको लगता है कि मैं जाके वहाँ रंगे हाथ पकड़ लूँ, लेकिन अगर मैं वारंट लेने के चक्कर में पड़ूंगा तो हो सकता है कि मैं उसे रंगे हाथ ना पकड़ पाऊँ। तो ऐसे केस में जब भी एक्साइज ऑफिसर को लगता है कि ऐसा ऑफेंस कमिट हुआ है, तो वो वहाँ पे जाके क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं बिना वारंट के, और डिटेन कर सकते हैं जो भी उनको लगता है कि इस थिंग मतलब प्रॉपर है, मतलब उनके हिसाब से जो चीज़ फिट होती है उसको वो डिटेन कर सकते हैं, या किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं जो वहाँ पे फाउंड है गिल्टी। अरेस्ट विदाउट वारंट फॉर ऑब्स्ट्रक्शन और असॉल्ट, तो कहते हैं कि देखो अगर कोई एक्साइज ऑफिसर है वो आता है, ठीक है, तो वो आपको अरेस्ट भी कर सकता है विदाउट वारंट, हु ऑब्स्ट्रक्ट और असॉल्ट हिम इन द एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटी। अगर आप किसी को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो या असॉल्ट कर रहे हो उसकी ड्यूटी को एग्जीक्यूट कराने में, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में आपको बिना वारंट के अरेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने सेक्शन नंबर 40A पढ़ा था जहाँ पे यही हो रहा था कि अगर आप किसी भी पर्सन को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं या असॉल्ट कर रहे हैं तो 2 साल से लेकर 2,000 रुपये तक का फाइन की बात पड़ी थी 40A को। तो मैंने सोचा इसको एक बार रिकॉल करा देते हैं। सेक्शन नंबर हमारा कौन सा था, सेक्शन नंबर 54A था। तो 54A और 50A दोनों क्या, सॉरी 40A किसकी बात करता है कि कोई ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है या असॉल्ट कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या कर सकते हैं, बिना वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। कहते हैं कि आप जिसको अरेस्ट किए उनको क्या करेंगे, एवरी पर्सन अरेस्टेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी एडमिटेड टू बेल
by the person arresting if sufficient bail be tendered for his appearance before the magistrate। तो बेल अगर मिल सकता है तो आप बेल दिला सकते हैं और उनको बोल सकते हैं कि आप जो है मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट होना है आपको। सेक्शन नंबर 55 बोलता है एक्साइज ऑफिसर के पास क्या पावर है इन द मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो कहते हैं कि देखो एक्साइज ऑफिसर के पास वही सिमिलर पावर है, एक्साइज ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक, जो कि स्पेसिफाइड है हमारे हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने किया है। तो कहते हैं कि एक्साइज ऑफिसर के पास वही पावर है जो पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज के पास होता है। तो वो वही जैसे पुलिस ऑफिसर इंचार्ज इन पुलिस स्टेशन जो है इन्वेस्टिगेशन करता है, बिल्कुल उसी तरीके से एक्साइज ऑफिसर्स भी इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं। और एक्साइज ऑफिसर जिनको आपने पावर दे दिया है सबसेक्शन 1 में, उन वो अपने मतलब अपने एरिया को, अपने जुरिस्डिक्शन को पुलिस स्टेशन डीम करके चलेंगे, इतनी पावर है उनके पास। ठीक है, किसके पास? एक्साइज ऑफिसर के पास 55 बोलता है। फिर कहते हैं एनी सच ऑफिसर जिसको स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट ने एम्प्लॉय किया है मे विदाउट रेफरेंस, अगर उसने किसी मैटर पे इन्वेस्टिगेशन कर लिया, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसने रिपोर्ट भी बना दिया और उसके बाद वो देख रहा है कि इसमें अभी भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो ऐसा ऑफिसर अगर स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है तो ऐसा ऑफिसर क्या कर सकता है, बिना मजिस्ट्रेट के रेफरेंस के उस प्रोसीडिंग को वहाँ पे ख़त्म करने की बात करेगा कि ठीक है आप इस प्रोसीडिंग को, आप इस इन्वेस्टिगेशन को यहीं पे ख़त्म करिए, इसमें आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सेम मैटर पे उसने पहले ही रिपोर्ट बना ली है। और जो रिपोर्ट उसने बनाई हुई है किसमें, 55 के सबसेक्शन 3 में, उस रिपोर्ट को हम पुलिस रिपोर्ट मानेंगे। सेक्शन नंबर 56 ये बात बोलता है। कहते हैं कोई भी ऑफिसर जिसको स्पेशली एम्पावर किया है स्टेट गवर्नमेंट ने, तो वो बिना मजिस्ट्रेट को बताए रीजंस को रिकॉर्ड करेगा और किसी भी प्रोसीडिंग पे जिस पे उसने ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन किया है या रिपोर्ट बनाया है उस प्रोसीडिंग को स्टॉप कर देगा। कौन करेगा? वो ऑफिसर जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने स्पेशली एम्पावर किया था, स्पेशली अपॉइंट किया था किसी मैटर में। फिर कहते हैं जो रिपोर्ट उसने बनाई है 55 के 3 में, वो रिपोर्ट को हम पुलिस रिपोर्ट मानेंगे। सेक्शन नंबर 56 ऐसा बोलता है। 57 बोलते हैं रिपोर्ट बाय एक्साइज ऑफिसर। तो कहते हैं जो भी एक्साइज ऑफिसर हैं, अगर वो कोई अरेस्ट कर रहे हैं, सीजर कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, तो 24 घंटे के अंदर वो सारी रिपोर्ट किसको देंगे? अपने इमीडिएट ऑफिशियल सुपीरियर। तो जो भी उनके ऑफिस में इमीडिएट उनसे सुपीरियर होगा उनको जाके दे देंगे। और अगर बेल ग्रांट नहीं होती है सेक्शन नंबर 59 में ऐसे व्यक्ति को जिसको आपने अरेस्ट किया है या जिसकी प्रॉपर्टी को आपने सीज किया, तो आप उस पर्सन को लेके जाएंगे, उस अरेस्टेड पर्सन को कहाँ लेके जाएंगे? जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाएंगे फॉर ट्रायल या फॉर डिस्पोजल ऑफ द केस। तो रिपोर्ट बाय एक्साइज ऑफिसर, आप क्या करेंगे? अपने सुपीरियर को तुरंत रिपोर्ट करेंगे अगर आपने कोई अरेस्ट, सीजर या सर्च किया है इस एक्ट के हिसाब से। और कहते हैं कि अगर व्यक्ति को 59 के अंदर बेल नहीं मिलती है, तो 59 ऑफ दिस एक्ट अगर बेल उसकी एक्सेप्ट नहीं हो रही है, तो कह रहे हैं कि आप उस व्यक्ति को या उसके जो भी सामान को आपने सीज किया डिस्पैच कर दो, या उस पर्सन को आपको लेके जाना है किसके सामने? जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने फॉर ट्रायल और एडजुडिकेशन। इजी सेक्शन है यहाँ पे। 57A कहता है कि पुलिस टू टेक चार्ज ऑफ आर्टिकल सीज, जो भी आर्टिकल सीज किया गया था, तो जो भी ऑफिसर इंचार्ज है पुलिस स्टेशन का, वो क्या करेगा? वो शैल टेक चार्ज और कीप इन सेफ कस्टडी, सेफ कस्टडी में उस आर्टिकल्स को रखेगा। कहते हैं ऑल आर्टिकल सीज अंडर विच में बी डिलीवर्ड टू हिम एंड शैल अलाउ एनी एक्साइज ऑफिसर हु मे कंपनी सच आर्टिकल। तो कहते हैं कि जो भी आर्टिकल आपने सीज किया था वो सारे आर्टिकल पुलिस ऑफिसर को डिलीवर कर दिए जाएंगे, वो उस पर पूरा मतलब ध्यान रखेगा, उसको अच्छे से कस्टडी में रखेगा और सील भी लगा दे। जो भी सैंपल्स हैं, ऑल सैंपल्स सो टेकन शैल ऑल्सो बी सील्ड विथ द सील ऑफ द ऑफिसर इंचार्ज। जो ऑफिसर इंचार्ज है वो उस पर सील भी लगाएंगे जो भी सैंपल्स लिए गए थे, जिन भी सैंपल्स को आपने सीज किया था। ये आपका सेक्शन नंबर 57A था। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। आप उसको सेल करेंगे और किसी भी पुलिस ऑफिसर के सुपरविजन में सारा चीज़ जिसको आपने सीज किया है उसको ऐसे सेफ कस्टडी किसी पुलिस ऑफिसर के पास दे देंगे। उनको बोलेंगे कि भैया इसका देखभाल करना, जो भी पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज होगा उसको दिया जाएगा, बोलेगा रखो इसको, जो भी सैंपल है उस पर ऑफिसर इंचार्ज की सील लगा दो। समझ में आ रही बात? 58 बात करता है अरेस्ट ऑफ सर्चेज हाउ टू बी मेड। कहते हैं कि अरेस्ट ऑफ सर्चेज कैसे मतलब करेंगे? तो कहते हैं कि CRPC के हिसाब से आप अरेस्ट, डिटेंशन सारी चीज़ें करने वाले हैं। ठीक है। सेक्शन नंबर 59 बोलता है सिक्योरिटी फॉर अपियरेंस इन केस ऑफ अरेस्ट विदाउट वारंट। तो कह रहे हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट कराने की बात। कहते हैं कि जितने भी ऑफेंसेस हैं इस एक्ट में जो कि स्पेसिफाइड नहीं,
ऑल द ऑफेंसेस एक्सेप्ट दोज स्पेसिफाइड इन 59A, जो 59A में ऑफेंसेस स्पेसिफाइड हैं उनको छोड़ के सारे ऑफेंसेस क्या हैं, बेलेबल इन नेचर हैं। जो भी पर्सन अरेस्ट हो रहा है इस एक्ट में ऑन वारंट बाय ए पर्सन अदरवाइज देन ऑन वारंट, अगर वो वारंट पूरा तब तो छोड़ दो, और ऑफिसर हु हैज़ नो अथॉरिटी टू रिलीज अरेस्टेड पर्सन ही शैल प्रोड्यूस बिफोर एंड फॉरवर्डेड। तो कहते हैं देखो, जो भी पर्सन इस एक्ट के अंदर अरेस्ट हो रहा है उसको आप नियरेस्ट एक्साइज ऑफिसर के पास लेकर चले जाएंगे, और अगर नियरेस्ट एक्साइज ऑफिसर या नियरेस्ट ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के सामने उसको क्या करेंगे, प्रोड्यूस कर देंगे। फिर बोलते हैं वेन एवर एनी पर्सन अरेस्टेड अंडर दिस एक्ट, अगर कोई भी व्यक्ति अरेस्ट हो रहा है इस एक्ट के अंदर तो देन ऑन वारंट इज प्रिपेयर टू गिव बेल, अगर मतलब बेल उसको मिल सकती है तब तो कोई भी बात नहीं है। और प्रोड्यूस इन अकॉर्डेंस टू सबसेक्शन 2 बिफोर एन ऑफिसर हु हैज़ अथॉरिटी, तो और आपने क्या किया, उस व्यक्ति को ऐसे अथॉरिटी के सामने, ऐसे ऑफिसर के सामने प्रोड्यूस किया जिसके पास अथॉरिटी है उस व्यक्ति को रिलीज करने का ऑन बेल, तो ही शैल बी रिलीज अपॉन बेल। तो कहते हैं देखो, आपने क्या किया, किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद आपने उसको प्रोड्यूस किया किसी ऐसी अथॉरिटी के पास जिसके पास पावर है उस व्यक्ति को रिलीज करने की ऑन बेल, तो कहते हैं कि देन दैट पर्सन शैल बी रिलीज अपॉन बेल। फिर बोलते हैं सेक्शन 441, 446, 449 ऑफ द CRPC शैल बी अप्लीकेबल इन विच बेल, इन केसेस इन विच बेल इज एक्सेप्टेड एंड बेल बॉन्ड इज टेकन। तो बेल वगैरह का जो भी सेक्शन है या जो भी आप अरेस्ट वगैरह करेंगे वो CRPC के हिसाब से करेंगे। 59 क्लियर है आई होप। 59A में बोलते हैं सर्टेन ऑफेंसेस अंडर द एक्ट टू बी नॉन बेलेबल, कहते हैं कि अगर कोई एक्ट आपने किया है जो नॉन बेलेबल इन नेचर का है तो उसमें दो सेक्शंस आएंगे बार बार आपके सामने। एक तो बहुत पहले से आ रहा है 34(1)(a)(b) और दूसरा आएगा आपका प्यारा सा 49A जो कहता है कि आपने लीकर को इंपोर्ट किया है दूसरे जगह पे और उस लीकर को पीने की वजह से कोई इंजरी कॉज होती है, मतलब ऑफेंसेस अगेंस्ट द लाइफ, चैप्टर नंबर 7A। तो कहते हैं कि नो एप्लीकेशन ऑफ एंटीसिपेटरी बेल, आपको कोई एप्लीकेशन नहीं मिलेगी, एंटीसिपेटरी बेल आप नहीं ले सकते हैं अगर आपने कोई ऐसा ऑफेंस किया जो 49A में पनिशबल है या 34(1)(a)(b) में पनिशबल है। मतलब कोई व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा शराब पी के आया आपकी दुकान पे और आपने उसको और सारा शराब बेच दिया इस वजह से कि आपको पैसा मिलेगा, और उस ज़्यादा शराब को पीने की वजह से उस व्यक्ति के साथ कुछ भी इंजरी कॉज हो जाती है, तो जो भी ऑफेंसेस 34(1)(a)(b) में दिए गए हैं या जो भी 49A में हमने पढ़ा है उन ऑफेंसेस के लिए कभी भी एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी। समझ में आ गई बात, आगे बढ़ते हैं। फिर बोलते हैं अ पर्सन एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस अंडर 49A एंड 34(1)(a)(b), अगर उस व्यक्ति के पास 5 बल्क लीटर का आपको मतलब 5 बल्क लीटर से एक्सीड अमाउंट में इंटॉक्सिकेंट मिलता है तो उसको आप बेल पे, उसके खुद के बेल पे आप रिलीज नहीं करेंगे अनलेस, दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि अनलेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास अपॉर्चुनिटी ना आ जाए उसकी एप्लीकेशन को अपोज करने के लिए, अनलेस द पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैज़ बीन गिवन अपॉर्चुनिटी टू अपोज द एप्लीकेशन फॉर सच रिलीज, मतलब उसके रिलीज के लिए जो एप्लीकेशन आया है उसको अपोज करने की अपॉर्चुनिटी अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास नहीं जाती है तो उस व्यक्ति को खुद के बॉन्ड पे, खुद के बेल पे रिलीज नहीं करना है। दूसरा बोलते हैं अनलेस अ कोर्ट इज सेटिस्फाइड कि बहुत सारे रीजनेबल ग्राउंड्स है और ये व्यक्ति जो कि ऑफेंस का गिल्टी मतलब गिल्टी है इस ऑफेंस का, ये आगे कभी भी ऐसा ऑफेंस कमिट नहीं करेगा। तो ये दो केसेस होंगे तो उस व्यक्ति को आप रिलीज कर सकते हैं, उसके खुद रिलीज कर सकते हैं बेल पे और उसके खुद के बॉन्ड पे। लेकिन अगर ये दोनों केसेस नहीं फुलफिल होते तो आप नहीं करेंगे, फिर से बेल नहीं मिलेगी। फिर बोलते हैं प्रोवाइडेड दैट नो कोर्ट शैल ऑर्डर डिटेंशन, कहते हैं मान लीजिए 34(1)(a)(b) में जब इन्वेस्टिगेशन हो रहा था तो आपने किसी पर्सन P को अपनी कस्टडी में 60 दिनों के लिए रखा था, ठीक है। या फिर बोलते हैं 49A में जब इन्वेस्टिगेशन हो रहा था तो आपने किसी पर्सन Q को अपने साथ 120 डेज के लिए रखा था अपनी कस्टडी में। तो कहते हैं कि जिस भी व्यक्ति को इतने इतने दिनों के लिए कस्टडी में रखा गया है कोई भी कोर्ट उसके डिटेंशन के लिए ऑर्डर पास नहीं करेगा। समझ में आ रही बात, पढ़ लेना इस सेक्शन को एक बार आप फिर से प्रोवाइजो पढ़ लेते हैं साथ में। प्रोवाइडेड दैट नो कोर्ट शैल ऑर्डर फॉर डिटेंशन ऑफ सच पर्सन इन कस्टडी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन फॉर अ टोटल पीरियड एक्सीडिंग 60 डेज, मतलब 60 दिन से अधिक आपने रखा था। वेयर इट रिलेट्स टू एन ऑफेंस ऑफ 34(1)(a)(b), जहाँ पे ऑफेंस 34(1)(a)(b) कॉज हुआ है विद द क्वांटिटी ऑफ ए टाइम ऑफ लिकर फाउंड एट द टाइम इन द कोर्स ऑफ डिटेक्शन, मतलब 5 बल्क लीटर से ज़्यादा आपके पास इंटॉक्सिकेंट थे। फिर बोलते हैं एंड 120 डेज वेयर इट रिलेट्स टू सेक्शन 49A ऑन एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड ऑफ
of 60 and 120 days as the case may be. In the event of the report of complaint not being filed, the accused shall be released on the furnishing bail. तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति के लिए फर्दर डिटेंशन का आप कोई ऑर्डर नहीं देंगे और उनको फर्निशिंग बेल पे रिलीज कर दिया जाएगा। लिमिटेशन टू ग्रांट बेल इन स्पेसिफाइड सबसेक्शन 2, जो भी लिमिटेशंस लगाए गए हैं सबसेक्शन 2 में वो सीआरपीसी के हिसाब से लगाया गया है। सेक्शन 60 को ओमिट कर दिया गया था। 61 बोलता है लिमिटेशन ऑन प्रोसिक्यूशन, तो कहते हैं आप कोई भी एक्शन, कोई भी कोर्ट जो है कॉग्निजेंस नहीं लेगा उन ऑफेंसेस पे जो सेक्शन नंबर 37, 38, 38A, 39 में पनिशेबल है, एक्सेप्ट कब वो लेगा कॉग्निजेंस, जब कलेक्टर साहब या एक्साइज ऑफिसर ने कोई कंप्लेंट या रिपोर्ट किया होगा। किसको किया होगा? कोर्ट को किया होगा। तो कहते हैं कि देखो कोर्ट तब तक कॉग्निजेंस नहीं लेगा मैटर में जो अंडर सेक्शन 37, 38, 38A और 39 में, तब तक कॉग्निजेंस नहीं लेगा जब तक कलेक्टर या एक्साइज ऑफिसर खुद ही कंप्लेंट ना करे या रिपोर्ट ना दे किसको? कोर्ट को। फिर बोलते हैं कि अंडर सेक्शन एनी सेक्शन ऑफ दिस एक्ट, कोई भी सेक्शन है सेक्शन नंबर 49 को छोड़ के, कहते हैं कि ऐसे में एक्साइज ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर जब तक कोई कंप्लेंट या रिपोर्ट नहीं देगा कोर्ट को, तब तक कोर्ट मैटर का कॉग्निजेंस नहीं लेती है। एक्सेप्ट विद द स्पेशल सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, नो जुडिशियल magistrate shall take cognizance of any offence punishable under this act or any rule or order under there unless the prosecution is instituted within 6 months। तो कहते हैं देखो अगर आपको कोई भी चीज़ लेकर आनी है तो आप 6 महीने के अंदर अंदर ही लेकर आ सकते हैं, मतलब 6 महीने लिमिटेशन पीरियड दिया है। टेंडर ऑफ पार्डन, कहते देखो आपको माफ़ी मिल जाएगी अगर आप अप्रूवर बन जाते हो। मतलब 2 पर्सन है जिसने हरकतें करी हैं, कोई ऑफेंस कमिट करा है, तो मिस्टर ए अगर सारी बात बता देता है कोर्ट को कि क्या क्या हुआ था, सच सच बता देता है, तो इसको माफ़ी मिल जाएगी। तो कहते हैं देखो जब 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन प्रोसिक्यूट हो रहे हैं किसी ऑफेंस के लिए अंडर दिस एक्ट, तो कहते हैं जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है या मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, जब वो इंक्वायर कर रहे हैं या ट्राई कर रहे हैं ऑफेंस को, तो वो बोलेंगे कि हम जो है आपसे कहते हैं कि आपको हम पार्डन ग्रांट कर देंगे, ठीक है, अगर आप फुल्ली डिस्क्लोज कर दो सारे फैक्ट जो इस ऑफेंस से कनेक्टेड हैं। अगर आपने पूरे के पूरे फैक्ट्स हमें बता दिए तो हम आपको माफ़ी दे देंगे। मतलब ये एक तरीके से कोऑपरेशन को इनकरेज करने के लिए है, या एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कंडीशनल पार्डन है, मतलब कंडीशन लगा दिया गया कि हम तुम्हें माफ़ी देंगे, कंडीशन ये है कि तुम सारे फैक्ट्स को डिस्क्लोज कर दो। 61A बोलता है। चैप्टर नंबर 8A आता है, इसको भी अमेंडमेंट के माध्यम से लेकर आया गया था। बोला गया इसमें शेड्यूल एरियाज को डिफाइन किया गया है, तो पूछ सकते हैं शेड्यूल एरिया कहाँ डिफाइन है, तो 61B के क्लॉज A में शेड्यूल एरिया वही होगा जो सेक्शन नंबर आर्टिकल नंबर 244 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डिफाइन किया गया है। फिर बोलते हैं कि देखो ग्राम पंचायत और ग्राम सभा का वही मीनिंग होगा जो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में मीनिंग है। फिर बोलते जो शेड्यूल ट्राइब्स है उनका वही मतलब होगा जो आर्टिकल 342 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। फिर स्कोप एंड एक्सटेंट की बात करते हैं तो कहते हैं ये जो चैप्टर है वो शेड्यूल एरियाज पे लगेगा, और अगर कोई भी हरकत होती है, मतलब मान लो एक्ट का कोई भी प्रोविज़न जो कि इस चैप्टर के प्रोविज़न के साथ रिपग्नेंट है या कॉन्ट्रेरी आ रहा है, तो ये चैप्टर प्रिवेल करेगा, आपका चैप्टर नंबर 8A प्रिवेल करेगा, एक्ट प्रिवेल नहीं करेगा उस केस में। 61D बोलता है कि हम एग्जेम्प्ट करते हैं मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल एरिया को कुछ सर्टेन प्रोविजन से। तो क्या प्रोविजन है? कहते हैं अगर वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कंट्री स्पिरिट को बाय डिस्टिलेशन, या उसके पोजेशन को कर रहे हैं या कंज्यूम कर रहे हैं, तो उनके ऊपर उनके मतलब शेड्यूल ट्राइब्स के मेंबर्स के ऊपर ये एक्ट नहीं अप्लाई होगा, ठीक है। जो मेंबर्स हैं शेड्यूल ट्राइब्स के या जो भी शेड्यूल एरियाज में हैं वो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं कंट्री स्पिरिट। कंट्री स्पिरिट कहाँ पढ़ा था हमने? देशी शराब और विदेशी शराब के बारे में सेक्शन नंबर कौन सा बात करता है? सेक्शन नंबर 4 बात करता है। सेक्शन 5 क्या बात करता है? रिटेल और होलसेल के बारे में बात करता है। 6 बताता है कि वो किन किन एक्ट पे एप्लीकेबल नहीं होगा, जिसमें सी कस्टम एक्ट, टैरिफ एक्ट, कंटेनमेंट एक्ट आते हैं। फिर आता है, कहते हैं कि देखो अगर कंट्री स्पिरिट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कौन? शेड्यूल ट्राइब के लोग जो हैं वो अगर कंट्री स्पिरिट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, 2 पर्पसेस हो सकते हैं। पहला तो डोमेस्टिक कंजप्शन, खुद पीने के लिए, और दूसरा किसी सोशल या रिलीजियस फंक्शन के लिए करते हैं, तो कहते हैं कि उनके ऊपर फिर ये एक्ट नहीं लगेगा। लेकिन जो भी कंट्री स्पिरिट वो बनाएंगे उसको वो बेचेंगे नहीं। जो मैक्सिमम लिमिट है वो इंडिविजुअल के हिसाब से है 4.5 लीटर्स, इंडिविजुअल के हिसाब से। और बोलते हैं कि इसमें दिया नहीं है आई गेस, तो जो मैक्सिमम लिमिट है इंडिविजुअल के हिसाब से वो 4.5 लीटर है। लेकिन जब हाउस के हिसाब से जो लिमिट बताई गई है, मतलब एक घर में कितनी शराब बन सकती है, तो हाउस होल्ड लिमिट 15 लीटर्स बताई गई है। फिर बोलते हैं मान लो कोई स्पेशल ओकेजन पे आप बना रहे हैं कंट्री स्पिरिट, तो वहाँ पे 45 लीटर्स जो है ये
एक तरीके से लिमिट प्रिस्क्राइब किया गया है। 61D में कह रहे हैं कि जो भी प्रोविजन इस एक्ट में आपने पढ़ा है वो इन लोगों पे अप्लाई नहीं होता है। ये चाहे तो कंट्री स्पिरिट बना सकते हैं पर उसको बेच नहीं सकते हैं। कंट्री स्पिरिट दो पर्पजेस के लिए बनेगा, एक डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए और एक सोशल या रिलीजियस फंक्शन में कंजप्शन के लिए। लिमिट है 4.5 लीटर पर पर्सन के हिसाब से, हाउस होल्ड में 15 लीटर पर हाउस होल्ड के हिसाब से और स्पेशल केसेस में 45 लीटर्स होंगे। ग्राम सभा चाहे तो इस लिमिट को रिड्यूस कर सकता है। ठीक है। 61E में बात करते हैं ग्राम सभा के पास क्या क्या पावर है। तो कहते हैं ग्राम सभा जो है अपनी पावर को रेगुलेट कर सकता है और उस पावर के माध्यम से वो किसी भी मैन्युफैक्चर को, पोजेशन को, ट्रांसपोर्ट को, सेल को प्रोहिबिट कर सकता है जो उसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में हो रही हो। फिर बोलते हैं कि एन ऑर्डर ऑफ प्रोहिबिशन जो ग्राम सभा देगा तो वो कहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, अगर कोई भी ऐसी मैन्युफैक्चरी है जो कि इस एक्ट के आने से पहले बनी है तो वहाँ पे वो अप्लाई नहीं होगा। फिर कहते हैं नो न्यू मैन्युफैक्चरी फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ एनी इंटॉक्सिकेंट शैल बी स्टैब्लिश्ड, कोई भी नए फैक्ट्री को आप इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। और नो न्यू आउटलेट्स ऑफ सेल शैल बी इन एनी एरिया कंप्राइज विद इन द जुरिस्डिक्शन शैल बी ओपन बाय द स्टेट गवर्नमेंट विदाउट द कंसेंट। तो ग्राम सभा के कंसेंट के बिना आप कोई भी आउटलेट नहीं खोल सकते हैं, ना ही कोई इंटॉक्सिकेंट को मैन्युफैक्चर करने के लिए कोई भी फैक्ट्री भी नहीं खोल सकते हैं। कहते हैं ग्राम सभा में कहते हैं प्रोहिबिट करें, मैन्युफैक्चर करें, पोजेशन, सेल, कंजप्शन ऑफ एनी इंटॉक्सिकेंट। तो कहते हैं अगर ग्राम सभा चाहे तो वो प्रोहिबिट कर सकता है। कैसे? कि कोई भी नया इंटॉक्सिकेंट के लिए मैन्युफैक्चरी स्टैब्लिश नहीं होगी उसकी जुरिस्डिक्शन में। दूसरा कहते हैं आउटलेट ऑफ द सेल नहीं होगा। तीसरा कहते हैं कि जो भी पर्सन है, नो पर्सन सेल मैन्युफैक्चर विद इन द ग्राम सभा एरिया, उनके एरिया में आप ये काम नहीं कर सकते हैं। तो 61E था ये। 61F कहता है कि जो भी डिसीजन ग्राम सभा लेगा उसको ग्राम पंचायत भी इफेक्ट करेगा, मतलब शैल बी गिवन, मतलब वो इन्फोर्स ग्राम पंचायत भी करेगा। कहते हैं जहाँ भी असिस्टेंट, मतलब उसको इन्फोर्समेंट करने के लिए अगर आपको किसी एजेंसी की ज़रूरत चाहिए तो इन्फोर्समेंट एजेंसी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इज कंसीडर, तो ग्राम पंचायत क्या कर सकता है, SDM की हेल्प लेके उन सारे ऑर्डर्स को अपने यहाँ इन्फोर्स करा सकता है। ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। लास्ट चैप्टर बचता है जो कि बात करता है पावर टू मेक रूल्स के बारे में। यही पावर की बात हो रही थी कहाँ पे, सेक्शन नंबर 7 के क्लॉज ई में, कि स्टेट गवर्नमेंट अपनी सारी पावर कन्फर कर सकता है चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी और एक्साइज कमिश्नर को, एक्सेप्ट सेक्शन नंबर 62 में जो उसके पास रूल मेकिंग पावर है। फिर बोलते हैं इन पर्टिकुलर द स्टेट गवर्नमेंट में मेक रूल्स, तो ये रूल्स बना सकता है कहाँ कहाँ पे, प्रिस्क्राइबिंग द पावर्स एंड ड्यूटी ऑफ एक्साइज ऑफिसर, एक्साइज ऑफिसर्स के ड्यूटीज एंड पावर्स को प्रिस्क्राइब करेगा। ये भी बात हमने कहाँ पढ़ी थी, सेक्शन 7 में ही पढ़ी थी कि और एक्साइज डिपार्टमेंट के लिए और भी ऑफिसर को अपॉइंट करिए, उनके पावर, डेजिग्नेशन सब कुछ आप ही डिसाइड करेंगे। रेगुलेटिंग द डेलीगेशन ऑफ एनी पावर्स और ड्यूटीज बाय द चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी, देखिए यही वाली बात अभी हमने करी 7th G में, जहाँ पे बात कर रहे हैं कि रेगुलेटिंग द डेलीगेशन ऑफ एनी पावर्स, ये 7th G है कि E है, एक सेकेंड इसको चेक कर लेते हैं। 7th E में बात कर रहे हैं, ठीक है। रेगुलेटिंग द डेलीगेशन ऑफ एनी पावर्स और ड्यूटीज बाय द चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी, द एक्साइज कमिश्नर और कलेक्टर। अच्छा, 7th E में तो बात करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर को देगा चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी और किसको देता है, एक्साइज कमिश्नर को। लेकिन 7G में कहते हैं कि जो चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी है, जो कलेक्टर है और जो आपका एक्साइज कमिश्नर है, ये अपनी पावर्स को कन्फर कर सकते हैं किसी पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन पे। तो कहते हैं उन पावर्स को रेगुलेट करने के लिए भी, मतलब वो जो पावर डेलीगेट हो रहे हैं उनको रेगुलेशन के लिए भी रूल कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट। डिक्लेयरिंग इन व्हाट केसेज एंड व्हाट क्लासेस ऑफ केसेज व्हाट अथॉरिटीज अपील शैल लाई फ्रॉम ऑर्डर, तो कहते हैं कि किन किन ऑर्डर का अपील किन किन अथॉरिटीज के पास जाएगा, इसके रिगार्डिंग भी कौन बनाएगा और रूल, तो वो बनाने का काम है आपके स्टेट गवर्नमेंट का। रेगुलेटिंग द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कहाँ डिफाइंड है, ठीक है। 2.9 में इम्पोर्ट, सॉरी एक्सपोर्ट, 2.11 में इम्पोर्ट और 2.19 में आपका ट्रांसपोर्ट। तो कहते हैं कि इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चर, कलेक्शन, इन सब के लिए इसको एक बार चेक भी कर लीजिए। 2.9 में आपका एक्सपोर्ट है, 2.11 में आपका इंपोर्ट है और 2.19 में आपका ट्रांसपोर्ट है। तो कहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट को रेगुलेट करने के लिए भी लॉ कौन बनाएगा, रूल कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट। रेगुलेट द टैपिंग ऑफ द ताड़ी प्रोड्यूसिंग ट्री, जो ताड़ी से टैपिंग करवानी है, ताड़ी का ड्रॉ करवाना है, उसके रिगार्डिंग भी रूल यही बनाएंगे। डिक्लेयर द प्रोसेस बाय विच स्पिरिट शैल बी डीनेचर्ड, जो स्पिरिट है, स्पिरिट कहाँ पे डिफाइंड है, आई गेस 217 में है, एक बार इसको भी चेक कर लीजिएगा।
स्पिरिट का डेफिनेशन आपका 217 में है, ठीक है। तो कहते हैं कि प्रोसेस क्या होगा जिसके द्वारा स्पिरिट को डीनेचर्ड बोल दिया जाएगा, तो उसके बारे में भी रूल यही बनाएंगे। कॉजेज स्पिरिट टू बी डीनेचर्ड थ्रू द एजेंसी अंडर द सुपरविजन ऑफ इट्स ओन ऑफिसर रेगुलेटिंग द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट एंड सप्लाई ऑफ महुआ। तो महुआ फ्लावर्स के रिगार्डिंग जो भी उसका सप्लाई स्टोरेज करना है, इसके रिगार्डिंग भी कौन लॉ बनाने वाला है, तो रूल बनाने वाला है वो आपका स्टेट गवर्नमेंट है। रेगुलेटिंग द पीरियड्स एंड लोकेलिटीज फॉर विच द पर्सन और क्लासेस ऑफ पर्सन टू हुम लाइसेंस फॉर होलसेल एंड रिटेल वेंड। तो कहते हैं होलसेल और रिटेल के लिए जो भी लाइसेंस दिया जाएगा उनके पीरियड्स को, उनकी लोकेलिटीज को भी रेगुलेट करने के लिए रूल बनाएगा स्टेट गवर्नमेंट। फिर बोलते हैं प्रिस्क्राइबिंग द प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन द मैटर असर्टेन बिफोर लाइसेंस फॉर सच वेंड इज ग्रांटेड टू फॉर एनी लोकेलिटी। तो कहते हैं कि क्या प्रोसीजर्स होंगे लाइसेंस को देने के पहले, ही सब कुछ असर्टेन करने के पहले, क्या लोकेलिटी है, सब कुछ है, इनके लिए जो भी प्रोसीजर्स है ये भी प्रिस्क्राइब स्टेट गवर्नमेंट करता है। रेगुलेट करना है अमाउंट को, टाइम को, प्लेस को, मैनर को, जो भी पेमेंट होगा, मतलब ड्यूटी या टैक्स आप किस पेमेंट, ड्यूटी, टैक्स, फी, पेनाल्टी आप किस मोड ऑफ पेमेंट से करेंगे, ये भी वही डिसाइड करेंगे। अथॉरिटी को प्रिस्क्राइब करेंगे कि इन विच टर्म्स एंड कंडीशन एंड ऑन सब्जेक्ट्स टू विच लाइसेंस परमिट शैल बी ग्रांटेड, मतलब किस किस टर्म्स एंड कंडीशंस पे लाइसेंस ग्रांट होना चाहिए। तो पीरियड भी फिक्स करेंगे कि लाइसेंस कितने समय के लिए इन्फोर्स होगा। लाइफ टाइम के लिए लाइसेंस नहीं होता, वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पीरियड के लिए होता है। स्केल करेंगे कि कितना फीस उनको लेना है। फिर बोलेंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए भी रूल्स वही बनाएंगे। अकाउंट्स कैसे मेंटेन किया जाएगा वो भी बताएंगे। और रेगुलेट कैसे करेंगे पार्टनरशिप को या ट्रांसफर को, इसके लिए भी रूल्स कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट। इसको एक बार सरसरी निगाह से पढ़ना, 3-4 क्लॉज और बच्चे पढ़ लेते हैं। प्रिस्क्राइबिंग द मेजर्स फॉर असरटेनिंग लोकल पब्लिक ओपिनियन एंड prescribing the powers of district planning committee under subsection 3 of छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति अधिनियम in respect of advising and about opening the real intoxicant shop। तो कहते हैं रिटेल इंटॉक्सिकेंट शॉप को खोलने के लिए वो पब्लिक की ओपिनियन के लिए जो भी रूल्स होंगे वो भी वही बनाएंगे। प्रोवाइडिंग डिस्ट्रक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ इंटॉक्सिकेंट डीम टू बी अनफिट फॉर यूज। तो कहते हैं जो भी इंटॉक्सिकेंट अनफिट हैं आपके यूज़ के लिए, उनको कैसे डिस्ट्रक्ट करना है, कैसे डिस्पोज करना है, इसके लिए भी रूल्स ये बनाएंगे। कॉन्फिस्केटेड आर्टिकल को कैसे डिस्पोज करना है उसके लिए भी रूल बनाएंगे। कैसे ग्रांट ऑफ एक्सपेंसेस टू विटनेस एंड कंपनसेशंस, उनके लिए भी यही रूल बनाएंगे। पावर ऑफ एक्साइज ऑफिसर्स टू समन एंड विटनेस फॉर डिस्टेंस, उसके लिए भी यही बनाएंगे रूल। पेमेंट ऑफ रिवॉर्ड्स टू ऑफिसर्स इन्फॉर्मर्स, जो भी ऑफिसर्स पता करते हैं, मतलब कॉन्फिस्केट कर रहे हैं या जो भी इन्फॉर्म कर रहे हैं उनको पेमेंट दिया जाएगा, उसके लिए भी रूल्स यही बनाएंगे। तो कहते हैं जो भी पावर कन्फर्ड है 2A BC EF ILM में शैल बी मेड आफ्टर प्रीवियस पब्लिकेशन, मतलब प्रीवियसली आप पब्लिकेशन करने के बाद आप ऐसे रूल्स बनाने वाले हैं, ठीक है। 64 में बोलते हैं गवर्नमेंट ड्यूज को, जो भी कर्जा वर्जा है उसको या जो भी बैलेंस अमाउंट है उसको कैसे रिकवर करेंगे। तो कहते हैं कि अगर कोई एक्साइज रेवेन्यू है, मतलब कोई अनपेड रेवेन्यू है, तो ऐसे केस में, या कोई लॉस एक्रू हो गया है गवर्नमेंट को ड्यू टू द डिफॉल्ट ग्रांट, डिफॉल्ट की वजह से अगर लॉस हो गया है गवर्नमेंट को, तो ऐसे केसेस में आप उसको कैसे रिकवर करेंगे। तो कहते हैं जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है उस व्यक्ति की उसको सेल कर दो, ये जैसे लैंड रेवेन्यू निकालते हैं लैंड होल्डर्स, वैसे आप उसको प्रोसेस फॉर द लैंड रेवेन्यू जो है उसके माध्यम से आप अपने गवर्नमेंट ड्यूज को रिकवर कर सकते हैं। व्हेन द ग्रांट हैज बीन टेकन अंडर द मैनेजमेंट ऑफ द कलेक्टर और हैज बीन रीसोल्ड बाय हिम, द कलेक्टर में रिकवर इन द मैनर। तो जो भी कलेक्टर है वो उस मैनर में होगा जैसा 64(1) बोल रहा है। तो कहते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी को सेल कर दीजिए, या जैसे लैंड होल्डर्स रेवेन्यू लेते हैं उस हिसाब से आप जा सकते हैं। 65 बोलता है गवर्नमेंट लियन ऑन प्रॉपर्टी ऑफ डिफॉल्टर। तो कहते देखो अगर कोई डिफॉल्टर है, डिफॉल्टर का मतलब यहाँ पे हो गया जिसने पेमेंट नहीं किया है अमाउंट का, तो ऐसे केसेस में कह रहे हैं कि अगर कोई डिफॉल्टर वगैरह है तो उसके जो भी उसका सामान है, ठीक है, अगर उसने मतलब पेमेंट नहीं किया है, तो ऐसे में कह रहे हैं कि इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट लाइसेंस्ड होल्डिंग और लीज अंडर दिस एक्ट ऑल हिज डिस्टिलरी ब्रूवरी मैन्युफैक्चर ऑफ द सेम और अपॉन द प्रीमाइसेस शैल बी लाइबल टू बी अटैच इन सेटिस्फेक्शन ऑफ द क्लेम। तो जो एक्साइज रेवेन्यू है, जो भी लॉस गवर्नमेंट को इनकर हुआ है, उसके लिए वो सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को अटैच करेंगे, उसके बाद बेच देंगे। बेचने के बाद जो उनका चार्ज होगा सबसे पहले वो अपना उस सेल प्रोसीड से अपने चार्जेस को लेंगे, बाकी वापस करना होगा तो डिफॉल्टर को वापस कर देंगे। पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू एग्जाम टू पर्सन, चाहे तो वो किसी भी पर्सन को या इंटॉक्सिकेंट को एग्जाम कर सकता है इस एक्ट के प्रोविजन से। 66 कहता है। 67 कहता है कि प्रोटेक्शन टू ए पर्सन एक्टिंग अंडर
दिस एक्ट। तो कहते हैं अगर कोई भी व्यक्ति इस एक्ट के तहत गुड फेथ में काम करता है तो उसको प्रोटेक्शन भी ये एक्ट देगा। लिमिटेशन ऑफ सूट, तो कहते हैं कोई भी सूट आप अगर 6 महीने के बाद लेकर आते हो तो वो किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट नहीं इंस्टीट्यूट किया जाएगा, क्योंकि लिमिटेशन पीरियड 6 महीने का है। लास्ट सेक्शन कहते हैं कि रिपील ऑफ इनएक्टमेंट, जो भी शेड्यूल नंबर 1 में इनएक्टमेंट्स दिए गए हैं एक बार उनका नाम देख लेते हैं। एक्साइज स्पिरिट एक्ट, ठीक है, एक्साइज स्पिरिट एक्ट, और दूसरा है इंडियन टैरिफ एक्ट, ठीक है, तीसरा है एक्साइज एक्ट, और फिर है एक्साइज अमेंडमेंट एक्ट 1905। ये जो 4 एक्ट दिए गए हैं इनको रिपील कर दिया गया। ये कहाँ है? आपके शेड्यूल नंबर 1 में है। आई होप ये क्लास समझ में आई होगी आपको। मेरी क्लास को देखने के लिए और मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चीज़ें क्लियर ना हो किसी भी सेक्शन से रिगार्डिंग तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लीगल्स अरोमा चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से, अपने लॉ मेट्स से, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करिए और मुझे ग्रो करने में हेल्प करिए। छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट में ये दूसरा वीडियो था। इसके पहले एक और वीडियो बना है जिसमें मैंने सेक्शन नंबर 1 से लेकर 40 तक को कवर किया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ देखिएगा, क्योंकि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस हैं, क्वेश्चंस हैं, वो सेक्शन चैप्टर नंबर 7 से आएगा, डेफिनेशन क्लॉज से आ सकता है और एस्टैब्लिशमेंट वगैरह से आ सकता है। तो हर चीज़ों को हमें पढ़ के जाना पड़ेगा अगर हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग अगर अभी तक मेरे चैनल को विजिट नहीं किए हैं तो उसकी प्लेलिस्ट को विजिट करिएगा। वहाँ पे आपको छत्तीसगढ़ में आ रहे सारे लोकल और माइनर लॉज मिलने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। क्लास पसंद आती है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।